स्वाति का पति यशवंत उसे बार बार शहर के हॉस्पिटल में अपनी पीठ चेक कराने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्वाति हर बार मना कर देती थी। और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी। स्वाति आंटी, मैं जानता हूँ आप पैसे खर्च नहीं करना चाहती, लेकिन टेंशन मत लो। मैं अब कमाई कर रहा हूँ, तो चलो आपका इलाज करवाते हैं। अब से मैं आपका बोझ हल्का करूंगा, आयान ने जोर देकर कहा। तू तो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तू भला क्या कमाई कर रहा है? मैं तुझे बता रही हूँ आयान, तू पढ़ाई पर ध्यान दे और किसी गलत धंधे में मत पड़, वरना अपने मम्मी पापा को क्या जवाब देगा और मुझे और दिया आंटी को क्या मुंह दिखाएगा? स्वाति ने गंभीरता से आयान को डांटते हुए कहा। स्वाति आंटी, मैंने सचमुच कोई गलत काम नहीं किया। आप तो मुझे जानती हैं, आपने मुझे बड़ा होते देखा है। आयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आयान ने अपनी दौलत को स्वाति आंटी से छुपाकर रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ज्यादा सोचे। उसने पहले सोचा था कि लिली धीरे धीरे अपनी माँ को उसके पैसे के बारे में बताएगी, लेकिन लिली को डर था कि उसकी माँ को शौक लग जाएगा। अब आयान के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो सच बता दे। स्वाति को आयान की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने हर्षनगर में इलाज के लिए जाने से साफ मना कर दिया, चाहे आयान ने कितना भी समझाने की कोशिश की। यहाँ तक कि यशवंत और लिली ने भी उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन स्वाति टस से मज नहीं हुई। आखिरकार आयान को स्वाति आंटी से कहना पड़ा, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है। अगर आपको यकीन नहीं तो चलो जाकर देख लेते हैं। सबकी मदद से स्वाति नीचे पहुंची और वहां उसने आयान की मर्सिडीज जी क्लास देखी। स्वाति, यशवंत और जेसी की आंखें उस शानदार जी वैगन को देखकर फटी की फटी रह गईं। वो इतने हैरान थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। लेकिन लिली को इस 3 मिलियन की गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने पहले आयान की 80 मिलियन की बुगाटी वेरॉन देखी थी। और हाँ, उसके बैंक अकाउंट में वो 100 मिलियन रुपये भी थे जो आयान ने उसे ट्रांसफर किए थे। अगर उसने अपनी फैमिली को ये बताया तो शायद वो बेहोश हो जाते। यशवंत को काफी कुछ पता था और उसे अंदाजा था कि ये शानदार दिखने वाली जी वैगन कम से कम 1 मिलियन की तो होगी ही। उसे इस बात की खुशी थी कि आयान ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी, क्योंकि वो उसे अपने बेटे जैसा मानता था। आयान 2 साल तक उनके घर में रहा था और यशवंत ने हमेशा उसका सम्मान किया था। मर्सिडीज का ये क्लासिक मॉडल जी वैगन कई मर्दों का ड्रीम कार था। यहाँ तक कि जेसी भी इसे देखकर दंग रह गया। वो ऐसी शानदार गाड़ी का सिर्फ सपना ही देख सकता था। ये गाड़ी इतनी कूल और स्टाइलिश थी। वो सोच रहा था कि अगर वो इसे स्कूल ले जाए तो उसके दोस्त कितना जलेंगे। चूंकि ये गाड़ी आयान की थी, उसे यकीन था कि एक दिन वो इसे जरूर ड्राइव करेगा। आयान, ये तेरी गाड़ी है? स्वाति ने होश में आते हुए पूछा। हाँ स्वाति आंटी, मैं कसम खाता हूँ ये मेरी गाड़ी है और इसे मैंने किसी गलत तरीके से नहीं खरीदा, आयान ने वादा किया। तू तो बस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इतना पैसा तूने कहाँ से कमाया? स्वाति को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। ये लंबी कहानी है स्वाति आंटी, मैं आपको बाद में सब बता दूंगा। पहले चलो आपका इलाज करवाते हैं। गाड़ी में बैठो। स्वाति ने अब और जिद नहीं की। उसके लिए आयान उसका बड़ा बेटा जैसा था। अब जब वो कामयाब हो गया था तो उसे अपने बेटे की कमाई का फायदा उठाने का हक था। आयान और यशवंत की मदद से स्वाति गाड़ी में बैठ गई। आयान ने पहले ही वरुण और तेजस को फोन करके होटल में आराम करने को कह दिया था, क्योंकि वो पिछले रात को ज्यादा सोए नहीं थे। आयान का प्लान था कि वो स्वाति आंटी और बाकियों को खुद हर्षनगर ले जाएगा। स्वाति के ठीक होने के बाद वो वापस जाकर बॉबी और शेट्टी से निपटेगा। आयान ने गाड़ी स्टार्ट की। जेसी उत्साह से भरा हुआ फ्रंट सीट पर बैठा था। स्वाति, उनका पति और उनकी बेटी बैक सीट पर बैठे थे। इस लग्जरी कार की कीमत 3 मिलियन थी और इसका कारण साफ था। अगर कोई और गाड़ी होती तो स्वाति को अपनी कमर की चोट की वजह से तकलीफ होती, लेकिन जी वैगन इतनी स्मूथ और आरामदायक थी कि रास्ते में जरा भी झटके नहीं लगे।
हॉस्पिटल जाते वक्त आयान ने चिराग को फोन किया और कहा कि वो हर्षनगर हॉस्पिटल में उनके आने की तैयारी करवा दे। उसी दिन दोपहर 2 बजे आयान और बाकी लोग हर्षनगर हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल के डायरेक्टर लव पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चिराग ने आयान के लिए बात की थी, इसलिए वो आयान को इंतजार नहीं करवा सकते थे। मिस्टर रायजादा, फिर मिल ले। लव ने आयान को गाड़ी से उतरते देख तुरंत अभिवादन किया। फिर से आपको तकलीफ देनी पड़ रही है डॉक्टर लव, आयान ने विनम्रता से कहा। आप बहुत विनम्र हैं मिस्टर रायजादा, ये तो हमारा काम है। दोनों ने थोड़ी औपचारिक बातचीत की और फिर स्वाति को एक स्पेशलिस्ट के पास ले गए। शाम 4 बजे स्वाति की सर्जरी हुई। जब स्वाति सर्जरी में थी, आयान फैजल के पास गया और उसे पूरी तरह ठीक होने तक आराम करने को कहा। लगभग 5 बजे सर्जरी खत्म हुई। हॉस्पिटल ने स्वाति को सबसे अच्छे रूम में भर्ती करने का प्लान बनाया था, लेकिन स्वाति हॉस्पिटल में रुकना नहीं चाहती थी। आयान के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो उसे यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस ले जाए। रिया तो अब तक घर चली गई होगी ना? अगर वो अभी भी वहां है तो गलतफहमी हो जाएगी। शुक्र है, जब वो यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस पहुंचे तो रिया जा चुकी थी। आयान ने चुपके से राहत की सांस ली। उसने ब्लू डायमंड होटल को फोन किया और खाना यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस भेजने को कहा, क्योंकि स्वाति अभी घायल थी और उसे ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए था। ब्लू डायमंड होटल एक 8 सितारा होटल था जो डिलीवरी नहीं करता था, लेकिन चूंकि ये चेयरमैन का ऑर्डर था, होटल वालों के पास नौकरी बचाने के लिए खाना डिलीवर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्वाति और उसका परिवार यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस में घुसते ही हैरान रह गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पीयू यूनिवर्सिटी का 3रे साल का स्टूडेंट आयान इतना महंगा घर कैसे अफोर्ड कर सकता है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हर्षनगर में ऐसा घर कितने का होगा। कुछ मिलियन या उससे 10 गुना ज्यादा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन इतने शानदार घर में रहेंगे। जेसी तो खुशी से उछल रहा था। उसने आयान के घर को अपना ही मान लिया। आखिर वो 2 साल तक आयान के साथ एक कमरे में रहा था। वो ऊपर स्विमिंग पूल में कूद पड़ा और वहां नहाने लगा। स्वाति आंटी, यशवंत अंकल, आप यहाँ आराम करें और ठीक हो जाएं। इसे अपना घर समझें, आयान ने स्वाति और यशवंत से कहा। आयान, ये तेरा घर है? स्वाति ने पूछा। हाँ, सच बता, इतना पैसा तूने कहाँ से कमाया? मैंने अपने क्लासमेट के साथ एक बिजनेस शुरू किया था, आयान ने जवाब दिया। सच में? आपको मुझ पर भरोसा करना होगा स्वाति आंटी। मैंने सचमुच कुछ गलत नहीं किया, आयान ने थोड़ा परेशान होकर कहा। लेकिन स्वाति कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन यशवंत ने उसे रोक दिया। बस कर, आयान अब बच्चा नहीं है। वो बड़ा हो गया है, अपने फैसले ले सकता है। मुझे आयान पर भरोसा है, यशवंत ने कहा। स्वाति ने इसके बाद और कुछ नहीं पूछा। स्वाति आंटी, यशवंत अंकल, अब जब आप मेरी सिचुएशन जान ही गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हर्षनगर शिफ्ट हो जाएं। जेसी को भी यहां बेहतर एजुकेशन मिलेगी। स्वाति और उनके पति ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये आइडिया बुरा नहीं था। जेसी शू सिटी में कुछ गलत दोस्तों के साथ उठता बैठता था। उसका कोई कंट्रोल नहीं था और ना ही वो पढ़ाई में रुचि लेता था। उसका हाई स्कूल में दाखिला सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि यशवंत ने कई लोगों को डिनर खिलाया और फेवर मांगा था। अब न सिर्फ उन्हें उन लोगों का एहसान चुकाना था, बल्कि काफी पैसा भी खर्च हुआ था। अगर वो हर्षनगर शिफ्ट हो जाते तो नया माहौल जेसी को पढ़ाई में मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता था। और हर्षनगर की एजुकेशन तो शू सिटी से कहीं बेहतर थी। उनकी सबसे बड़ी चिंता अब उनका छोटा बेटा था। आयान, हम जानते हैं कि तू अब कामयाब है, लेकिन हम दशकों से शू सिटी में रह रहे हैं। तुम्हारे अंकल की जॉब भी वहीं है। हमें यहाँ क्या करना आएगा? स्वाति आंटी, आपको बस यहाँ शिफ्ट होना है, काम करने की जरूरत नहीं। अगर आप सचमुच कुछ करना चाहें, तो मैं आपके लिए आसान काम ढूंढ दूंगा, जिससे आप जेसी पर भी नजर रख सकें।
क्या ख्याल है? आयान ने पूछा। मम्मी पापा, आयान का प्लान मान लो। जेसी अगर शू सिटी में उन लोगों के साथ रहा तो बिगड़ जाएगा। अपने लिए नहीं तो कम से कम जेसी के लिए सोचो। लिली ने भी मनाया। हमें थोड़ा सोचने दे, स्वाति ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मान जाएंगे। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मेरी बारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। और हाँ, मेरा एक होटल है, लेकिन मुझे कोई भरोसेमंद इंसान चाहिए जो इसे संभाले। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। तूने होटल खोला? हाँ, मैं स्कूल की वजह से इसे खुद नहीं देख पाता, इसलिए बाहर से किसी को हायर किया है। लेकिन अगर आप इसे संभाल लें, तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि कोई हिसाब में गड़बड़ करेगा। आयान को इस बात की परवाह नहीं थी कि होटल प्रॉफिट कमाए या नहीं, बल्कि वो तो चाहता था कि होटल को नुकसान हो, क्योंकि इससे उसे सुपर रिच सिस्टम में ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। उसने होटल मैनेजमेंट का ऑफर सिर्फ इसलिए दिया ताकि स्वाति आंटी और यशवंत अंकल हर्षनगर शिफ्ट हो जाएं। वो दिया आंटी और उनके परिवार को भी यहां शिफ्ट करने के लिए मनाना चाहता था। आयान उन लोगों के साथ कभी कंजूसी नहीं करता था जो उसके साथ अच्छे थे, और जो उसके साथ बुरा करते थे उनके साथ वो नरमी नहीं बरतता था। जैसे कि उसके अंकल बॉबी। आयान को 2 मिलियन की परवाह नहीं थी। सच कहें तो 20 बिलियन भी होते तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता। वो बस नहीं चाहता था कि बॉबी का परिवार उसके मम्मी पापा की मेहनत की कमाई से शानदार जिंदगी जिए। इसलिए वो पैसा हर हाल में वापस लेगा। तभी आयान का फोन बजा। ब्लू डायमंड होटल की डिलीवरी आ गई थी। आयान ने प्रॉपर्टी स्टाफ को फोन करके डिलीवरी वालों को अंदर आने देने को कहा। प्रॉपर्टी स्टाफ का मकसद था कि आयान जैसे अमीर रेजिडेंट्स की हर रिक्वेस्ट पूरी हो और उनकी नाराजगी ना हो, इसलिए जल्द ही डोरबेल बजी। आयान ने दरवाजा खोला। लगभग 1 दर्जन अच्छे दिखने वाले सबक खाने की प्लेट्स लेकर अंदर आए। स्वाति और यशवंत ये सब देखकर हैरान रह गए। आज का दिन उनके लिए इतना शॉकिंग था कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। क्या अमीर लोग ऐसे ही जिंदगी जीते हैं? टेबल पर शानदार और खुशबूदार खाना सजा था, जो देखने और सूंघने में बेहद लाजवाब था। आयान ऊपर जेसी को खाने के लिए बुलाने गया तो देखा कि वो पूल में मस्ती कर रहा था। आयान, क्या मैं अक्सर यहाँ आकर पूल यूज कर सकता हूँ? जेसी ने पूल से बाहर निकलते हुए पूछा। अगर तू अपने मम्मी पापा को हर्षनगर शिफ्ट करने के लिए मना ले, तो मैं तुझे अपने घर में रहने दूंगा, आयान ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? जेसी ने उत्साह से कहा। मैंने तुझसे कभी झूठ बोला है? ठीक है, मैं उन्हें जरूर मना लूंगा। फिर मैं यहाँ रोज स्विम करूंगा। स्वाति और उनके परिवार ने खाने का बहुत मजा लिया। ये खाना इतना स्वादिष्ट था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इतना लाजवाब खाना नहीं खाया था। स्वाति आंटी, ये मेरे होटल का खाना है। अगर आप मेरे होटल को संभालने में मेरी मदद करें तो मैं वादा करता हूं कि आप रोज ऐसा खाना खाएंगी। आयान ने ललचाते हुए कहा। मम्मी, चलो ना, हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं। मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। जेसी ने भी जोश में कहा। वो अब शू सिटी वापस नहीं जाना चाहता था, जहां वो रोज अच्छा खाना खा सकता था और पूल में स्विम कर सकता था। स्वाति और यशवंत ने एक दूसरे की तरफ देखा। ठीक है, हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बढ़िया, फिर मैं कल जेसी के लिए स्कूल कांटेक्ट करता हूँ। आयान, क्या हम कुछ दिन बाद नहीं जा सकते? जेसी ने पूछा। नहीं, स्वाति, यशवंत और लिली ने एक साथ जवाब दिया। अगले दिन आयान ने स्नेहा को फोन किया और जेसी के हाई स्कूल एडमिशन की व्यवस्था करने को कहा। उसका प्लान था कि जेसी उसी स्कूल में पढ़े जहां स्नेहा पढ़ती थी। आयान के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। वो भले ही अमीर था, लेकिन उसने अभी अपनी ताकत नहीं बनाई थी। उसका नाम सिर्फ एससीसी और टी फैक्शन में जाना जाता था। आम लोग उसे नहीं जानते थे, इसलिए वो उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं थे। सिंह परिवार की दूसरी बेटी होने के नाते स्नेहा के लिए एक स्टूडेंट का एडमिशन करवाना आसान था।
कुछ ही मिनटों में उसने आयान को बताया कि जेसी का एडमिशन हो गया है और वो क्लासेस अटेंड कर सकता है। इसके बाद आयान जेसी को लेकर हर्षनगर हाई स्कूल पहुंचा। हर्षनगर हाई एक मशहूर स्कूल था जहां अमीर बच्चों के साथ साथ टैलेंटेड स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ये प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद अपने अनुभवी टीचर्स और सिंह परिवार के सपोर्ट की वजह से साउथ रिवर प्रांत में काफी मशहूर था। यहाँ दो तरह के स्टूडेंट्स पढ़ते थे, वो जिनके ग्रेड्स शानदार होते थे और उन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी जो उनकी स्कूल फीस, हॉस्टल और खर्चे कवर करती थी, या फिर बेहद अमीर परिवारों के बच्चे। जब आयान जेसी को लेकर हर्षनगर हाई पहुंचा तो स्नेहा वहां पहले से इंतजार कर रही थी। आयान स्नेहा को देखकर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 2 रात पहले जो स्नेहा डेलिनिक्वेंट की तरह दिखती थी, उसने अपना लुक पूरी तरह बदल लिया था। उसके अफ्रो हेयर अब ट्विन टेल्स में बंधे थे और बड़े बड़े हुप ईयरिंग्स और हैवी मेकअप गायब थे। स्कूल की शॉर्ट स्कर्ट यूनिफॉर्म में वो 15-16 साल की क्यूट सी लड़की लग रही थी। स्नेहा इस साल 17 की थी और हर्षनगर हाई में सेकंड ईयर में पढ़ रही थी, लेकिन उसकी छोटी हाइट की वजह से वो और छोटी दिख रही थी। यहाँ तक कि स्नेहा के मम्मी पापा, दादाजी और भाई चिराग भी उसे पहचान नहीं पाए। उन्हें शक था कि स्नेहा के साथ कुछ बड़ा हुआ होगा जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका लुक बदला बल्कि उसने गाली देना भी कम कर दिया था। चिराग ने स्नेहा से कई बार इसकी वजह पूछी लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। स्नेहा ने किसी को नहीं बताया कि उसने सिर्फ आयान के कहने पर अपना लुक बदला था। वो स्कूल के टीचर्स को भी ये वजह नहीं बताने वाली थी। सिंह परिवार की इस बिगड़ैल लड़की का अचानक इतनी आज्ञाकारी बन जाना स्कूल के सभी टीचर्स के लिए शॉकिंग था। आयान, क्या हुआ? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? स्नेहा ने आयान के सामने हाथ हिलाकर पूछा। आयान होश में आया और बोला, वाह, बहुत बड़ा चेंज है, मैं तो सचमुच तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। लेकिन अच्छा है, अब तुम स्टूडेंट जैसी लग रही हो, तो ये अच्छा है ना? अब से मैं तुम जो कहोगे वो करूंगी, आयान। स्नेहा हंसते हुए आयान की बाह से लिपट गई। स्नेहा की इस हरकत से आयान थोड़ा असहज हो गया। वो तो बस 17 साल की लड़की थी और इस तरह लिपटने से कुछ खास बॉडी पार्ट्स का टच होना लाजमी था। शायद वो मुझे अपने भाई की तरह मानती है, आयान ने खुद को समझाया। उसे नहीं पता था कि स्नेहा ने आखिरी बार ऐसी हरकत अपने भाई चिराग के साथ मिडिल स्कूल से पहले की थी। आयान पहला इंसान था जिससे ये मौका मिला था। शुक्र है उस वक्त क्लास शुरू हो चुकी थी, वरना बाकी स्टूडेंट स्नेहा को, जो स्कूल की कुख्यात बिगड़ैल थी, किसी लड़के की बाह से इतने करीब से लिपटे देखकर हैरान रह जाते। उसी वक्त जेसी ने स्नेहा को देखा और उसका दिल धड़कने लगा। उसका खून तेजी से दौड़ने लगा। उसके शरीर का हर अंग जैसे फुल स्पीड पर काम करने लगा। 6 साल की उम्र में उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। पहली नजर में स्नेहा ने उसका दिल चुरा लिया, लेकिन जब उसने स्नेहा को आयान के साथ इतने करीब देखा तो उसने अपनी फीलिंग्स तुरंत छुपा ली। स्नेहा, इन्हें मिलो, ये मेरा कजिन जेसी ग्रेग है। जेसी, ये स्नेहा है। अम्मा, मेरे अच्छे दोस्त की छोटी बहन। आयान ने दोनों का परिचय करवाया। हाय, मैं स्नेहा हूँ। स्नेहा ने एक हाथ आयान की बाह में रखते हुए दूसरा हाथ जेसी की तरफ बढ़ाया। ओह, हाय मैं जेसी हूँ, जेसी। जेसी ने हकलाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसने जल्दी से स्नेहा का हाथ पकड़ा। जैसे ही उनके हाथ मिले, जेसी के गाल लाल हो गए। स्नेहा को जेसी की इस हरकत में कुछ अजीब नहीं लगा और उसने हाथ मिलाने के बाद उसे छोड़ दिया। उसका सारा ध्यान आयान पर था। आयान ने जेसी की हकलाहट सुनी और उसकी तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जेसी ना सिर्फ हकला रहा था बल्कि उसके गाल भी लाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे क्रश हो गया हो। आयान ने फिर स्नेहा की तरफ देखा। उसकी शॉर्ट स्कर्ट यूनिफॉर्म और नाजुक चेहरा उसे यूथफुल एनर्जी से भर रहा था। ये उस स्नेहा से बिल्कुल अलग थी जिसे उसने 2 रात पहले फुलर गोल्डन सैंड्स में देखा था।
सचमुच उसका ये लुक जेसी जैसे लड़कों के लिए जो प्यूबर्टी के कंफ्यूजन फेज में थे बहुत अट्रैक्टिव था। आयान ने तय किया कि वो जेसी से इस बारे में बात करेगा। आखिर स्नेहा कोई आसान क्रश नहीं थी। जेसी के लिए बेहतर होगा कि वो जल्दी से इस क्रश को भूल जाए, वरना उसका दिल टूट सकता है। हाय पहला प्यार। आयान का पहला प्यार जो 4 साल तक चला उसे दर्द और आंसुओं में छोड़ गया था। आयान, मैंने स्कूल में बात कर ली है। तुम अपने कजिन को एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क पर ले जाओ, उसका एडमिशन हो जाएगा, स्नेहा ने कहा। थैंक यू स्नेहा, आयान ने विनम्रता से कहा। आयान, मेरे साथ इतना फॉर्मल मत बनो। स्नेहा ने गाल फुलाकर नाराजगी जताई। हाँ ठीक है ठीक है। आयान ने दूसरा हाथ उठाकर स्नेहा के सिर पर हल्के से थपथपाया। हाँ चलो आयान। स्नेहा ने आयान का हाथ पकड़कर उसे खींचा। उसे ये प्यार भरा व्यवहार बहुत पसंद आया, जबकि जेसी चुपचाप उनके पीछे चल रहा था। स्नेहा आयान को सीधे हर्षनगर हाई के लॉजिस्टिक्स ऑफिस ले गई और 10 मिनट में जेसी का एडमिशन प्रोसेस पूरा हो गया। फिर ऑफिस के स्टाफ ने जेसी को उसकी क्लास में ले गए। इस बीच स्नेहा आयान के साथ स्कूल के गेट तक गई। स्नेहा, क्लास में जाओ। आयान, तुम मेरे घर कब आ रहे हो? स्नेहा ने जाने की अनिच्छा दिखाते हुए पूछा। अभी जल्दी नहीं, इन दिनों मैं थोड़ा बिजी हूँ। सब कुछ सेटल होने के बाद मैं आऊंगा, आयान ने सोचकर जवाब दिया। ठीक है, लेकिन फ्री होते ही आना, ओके? हाँ जरूर आऊंगा। तो मैं अब क्लास में जा रही हूँ आयान। बाय बाय। बाय। क्लास में ध्यान देना और अच्छे से पढ़ाई करना। करूंगी। स्नेहा स्कूल बिल्डिंग की तरफ बढ़ी, लेकिन हर कुछ कदम पर मुड़कर आयान को देख रही थी। आयान अपनी गाड़ी में बैठा, लेकिन जितना वो स्नेहा के बिहेवियर के बारे में सोचता उतना उसे लगता कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे मुझ पर क्रश हो गया हो ना। लेकिन हो सकता है, वरना मेरे कहने पर उसने अपना लुक क्यों बदला? उसके परिवार के कहने पर तो उसने नहीं बदला। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं जानता हूं कि मैं हैंडसम हूं, ताकतवर हूं, अमीर हूं और सक्सेसफुल हूं। शायद मैंने उसे उस वक्त बचाकर, जब वो खतरे में थी और हताश थी, उस पर गहरा इंप्रेशन छोड़ दिया। ये फीलिंग थोड़े वक्त बाद खत्म हो जाएगी ना। इसलिए आयान ने तय किया कि वो अब स्नेहा से कम कांटेक्ट रखेगा। कैपिटल सिटी। एक शांत आंगन में एक बुजुर्ग और एक जवान शख्स शतरंज खेल रहे थे। बुजुर्ग की उम्र 70-80 के आसपास थी। उनके बाल पूरी तरह सफेद थे, लेकिन उनका चेहरा जवान और चमकदार था। वो इतने ऊर्जावान लग रहे थे, जैसे उम्र का उन पर कोई असर ही ना हो। जवान शख्स उससे कम उम्र का था, लेकिन वो भी कम से कम 30 साल का तो था ही। वसीम, तुम्हारा शतरंज दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, बुजुर्ग ने खुशी से कहा। फिर भी आप जितना अच्छा नहीं जसराज सर, वसीम ने विनम्रता से जवाब दिया। वसीम वर्मा कैपिटल सिटी के टी फैक्शन का एक बड़ा नाम था। वो ना सिर्फ नई जनरेशन में बल्कि पुरानी जनरेशन में भी मशहूर था। वसीम, शतरंज जिंदगी की तरह है। सही वक्त पर सही चाल चलनी पड़ती है। जब एक कदम आगे बढ़ने का वक्त हो तो आगे बढ़ो, और जब पीछे हटने का वक्त हो तो पीछे हटो। लेकिन हाल ही में मैंने देखा है कि तुम हिचकिचा रहे हो, बुजुर्ग ने कहा। आप सही कह रहे हैं जसराज सर, मैं हाल में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्या ये इसलिए है कि तुम तीनों ने जो 10 साल का पैक्ट बनाया था वो अब खत्म होने वाला है? लिपिका आखिरकार 10 साल बाद वापस आ रही है। जसराज सर, मेरे भाई और मैं पहले बहुत करीब थे, लेकिन एक लड़की की वजह से हमारी लड़ाई हो गई। इतनी बुरी कि अब हम बात भी नहीं करते। मैं हमेशा सोचता हूँ कि शायद मुझे कुछ अलग करना चाहिए था। एक खूबसूरत और नेक लड़की और एक अच्छे इंसान का साथ होना चाहिए। जैसा कि कहते हैं, राजा भी अपनी प्यारी रानी के लिए सुबह की मीटिंग छोड़ देता है। और लिपिका वाकई एक शानदार लड़की है। तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अपने दिल की सुनो। हाँ बिल्कुल जसराज सर, मैं ये याद रखूंगा। तभी वसीम का फोन बजा।
जय शेट्टी का फोन था जो उससे मिलना चाहता था। जय हाल ही में नॉर्थ रिवर प्रांत में कुछ बिजनेस करके कैपिटल सिटी लौटा था। वसीम ने सुना था कि जय ने हर्षनगर में क्या किया, लेकिन वो सब अफवाहें थीं। जय से खुद सुनना ज्यादा बेहतर था। चूंकि जय नॉर्थ रिवर से लौटा था, वसीम ये भी जानना चाहता था कि हर्षनगर में आखिर हुआ क्या था। लिपिका के 10 साल के पैक्ट के खत्म होने के करीब आने के साथ उसे एससीसी में अचानक उभरे उस ताकतवर शख्स पर नजर रखनी थी। उन्होंने अपनी पुरानी जगह द ग्रेट वॉल क्लब में मिलने का फैसला किया। द ग्रेट वॉल क्लब कैपिटल सिटी के टॉप 3 क्लब्स में से एक था और वहां शहर के बड़े बड़े लोग इकट्ठा होते थे। ये टी फैक्शन का हेडक्वार्टर भी था। जसराज सर, मुझे कुछ काम से जाना है, मैं फिर आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है, जा। तुम जवान लोगों को अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करनी चाहिए। मेरे जैसे बूढ़े के साथ वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। जब वसीम द ग्रेट वॉल क्लब पहुंचा तो वहां हर शख्स ने उसे देखकर सिर झुकाया और अभिवादन किया। जब उसने टॉप फ्लोर का प्राइवेट रूम खोला तो देखा कि जय पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। टी मैन, जय ने वसीम को आते देख खड़े होकर अभिवादन किया। जय, सब कुछ बता, वसीम ने बैठते हुए कहा। टी मैन, मैं नॉर्थ रिवर प्रांत बिजनेस के लिए गया था और हर्षनगर रुककर हार्वर्ड से लूना के बारे में पूछना चाहता था और उसे देखना चाहता था, लेकिन चिराग को पता चल गया। जय ने वसीम को सारी बातें डिटेल में बताईं। क्या तुम कह रहे हो कि आयान के पास कोई ऐसा है जो मैक्स से लड़ सकता है, और वो खुद भी बहुत ताकतवर है? हाँ, उसने मेरी तलवार को 2 उंगलियों से पकड़ लिया और एक झटके में तोड़ दिया। मैक ने कहा कि वो भी ऐसा नहीं कर सकता। मैक को शक है कि वो कम से कम पीक टाइगर रैंकर है, या शायद उससे भी ऊपर। वसीम के हाथ में जो कप था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। पीक टाइगर रैंकर, या उससे भी ऊपर, वो जानता था कि इसका क्या मतलब है। जय के मुताबिक आयान का इतनी कम उम्र में इतना टैलेंट होना बहुत रेयर था। अगर ऐसा था तो इसका मतलब था कि आयान किसी हिडन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली का वारिस था, और शायद पहला वारिस भी। चंदन ने 10 साल के पैक्ट के आखिरी मौके पर इतना ताकतवर हेल्पर कैसे ढूंढ लिया? हर्षनगर। जेसी को हर्षनगर हाई स्कूल छोड़ने के बाद आयान ब्लू डायमंड होटल गया। उसके बाद उसने वरुण और तेजस को, जो शू सिटी में थे, फोन करके वापस आने को कहा। वो अभी शू सिटी वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे स्वाति आंटी के ठीक होने का इंतजार करना था और फिर उनके शिफ्ट होने का इंतजाम करना था। साथ ही उसे बॉबी से अपने मम्मी पापा का मुआवजा वापस लेना था। मुझे ये भी देखना है कि क्या मैं दिया आंटी और उनके परिवार को हर्षनगर शिफ्ट करने के लिए मना सकता हूँ। आयान ने अपने ऑफिस में थोड़ी देर झपकी ली थी कि तभी उसका फोन बजा। फोन उठाते ही उसे दीपक की आवाज सुनाई दी। आयान, क्या तू मुझे भूल गया? इतने दिन से कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। ऐसा नहीं है दीपक, मैं हाल में थोड़ा बिजी था, टाइम ही नहीं मिला। मैं वादा करता हूँ जैसे ही टाइम मिलेगा मैं चंद्रा नगर आऊंगा। आयान ने जवाब दिया। मुझे पता है तू बिजी था। एससीसी में हर कोई तेरी हाल की कामयाबियों के बारे में जानता है। मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा सीक्रेट छुपाए हुए है। तूने टी फैक्शन के 8 बड़े फाइटर्स में से एक जय शेट्टी को हर्षनगर से भगा दिया, दीपक ने कहा। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि आयान इतना ताकतवर होगा। हालांकि जब दीपक ने आयान को ब्लू डायमंड होटल बेचा था तब विराज ने उसे बताया था कि आयान किसी हिडन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली का वारिस है। फिर भी हिडन फैमिली के वारिसों में भी रैंकिंग होती है। कुछ बड़ी फैमिली में 3-4 वारिस होते हैं। हर वारिस का ट्रीटमेंट अलग होता है, पहले वारिस से लेकर तीसरे या चौथे तक। पहले तो उन्हें लगा था कि आयान ज्यादा से ज्यादा दूसरा वारिस होगा, लेकिन जब आयान ने अपनी ताकत दिखाई तो सबको यकीन हो गया कि उसकी ताकत सिर्फ पहले वारिस जैसी हो सकती है, और वो भी किसी बहुत ताकतवर फैमिली से। ऐसा शख्स एससीसी के 3 बड़े बॉसेज के बराबर था। दीपक इस बात से बहुत खुश था कि उसने आयान के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखे।
आयान की ताकत देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि उसे एससीसी में इंट्रोड्यूस करना सही फैसला था। आयान की हरकतों के बारे में सबको पता चला तो उसे बॉस की तारीफ मिली, जो ग्रीन्स का कंट्रोल लेने के लिए आखिरी कदम था। अरे तू मेरी तारीफ कर रहा है दीपक, आयान ने विनम्रता से कहा। मैं तारीफ नहीं कर रहा। एससीसी में जय शेट्टी का मुकाबला करने वाले लोग गिनती के हैं और उसे हर्षनगर से भगा देना तो और भी बड़ी बात है। ओ हाँ, तू अभी हर्षनगर में है ना? कोई तुझसे मिलना चाहता है। कौन? आयान ने पूछा। आकर पता कर। ठीक है, मैं वैसे भी हर्षनगर में हूँ। जब डेट फिक्स होगी मैं तुझे फिर कांटेक्ट करूंगा। आयान ने फोन रखा और गहरी सोच में डूब गया। अब जब लोग उसकी ताकत देख रहे थे, वो बड़े बड़े लोगों से मिलने लगा था। फिर भी उससे लगता था कि वो अभी काफी ताकतवर नहीं है, उसका इन्फ्लुएंस अभी कम है और वो पावरफुल नहीं है। उसे पता था कि उसे और पैसा खर्च करने का तरीका ढूंढना होगा। प्रिया ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? वो वहां काफी वक्त से है। क्या उसे पैसा खर्च करना नहीं आता? हाय, आयान ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे पैसा खर्च करने में दिक्कत होगी। दोपहर में आयान ने जया से कांटेक्ट किया, जो यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस की सेल्सवुमन थी। उसने पूछा कि क्या यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस में अभी कोई यूनिट्स बाकी हैं। वो स्वाति आंटी और दिया आंटी के लिए एक एक यूनिट खरीदना चाहता था और फिर उन्हें ब्लू डायमंड होटल में जॉब देना चाहता था। भले ही उनके पास कोई स्किल्स ना हो, एक आसान जॉब और सालाना कुछ लाख रुपए काफी होंगे ताकि वो हर्षनगर में अपनी जिंदगी सेटल कर सकें। जया तो खुशी से झूम उठी। उसे कुछ ही वक्त पहले आयान से लाखों की कमीशन मिली थी, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अब वो फिर से उनके यहाँ घर खरीद रहा है। क्या बड़ा आदमी है, कितना अमीर इंसान। आयान जब जया के साथ प्रॉपर्टी देखने सेल्स डिपार्टमेंट गया तो बाकी सेल्सवुमन को पुरानी बातें याद आ गईं। उन्हें याद आया कि कैसे आयान शोरूम के लॉबी में कुछ मिनट तक खड़ा रहा था और कोई उसे सर्व करने नहीं आया। फिर जया, जो नई थी, ने मौका लिया और लाखों की कमीशन कमा ली। उसके बारे में सोचकर वो इतनी परेशान थी कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इस बार जैसे ही उन्होंने आयान को देखा, सारी सेल्स वुमन उसकी तरफ लपकी। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सर, क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? मैं आपके साथ प्रॉपर्टी देखने जा सकती हूँ। सर, ये मेरा कार्ड है। आपको कुछ चाहिए तो मुझे कभी भी कांटेक्ट करें। कभी भी। अम्मा, सॉरी लड़कियों, मैंने पहले ही जया के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली है। आयान ने भीड़ से निकलते हुए जवाब दिया। तभी जया चाबियों के साथ वहां पहुंची। मिस्टर रायजादा, मेरे पास चाबियां हैं। हम अब प्रॉपर्टी देख सकते हैं। प्लीज आप पहले। दोनों साथ में चले गए। शोरूम में फिर से चर्चा शुरू हो गई। मुझे यकीन है कि ये नई लड़की जया जरूर उसके साथ सो रही होगी। हाँ ना, वरना वो उससे इतना महंगा घर क्यों खरीदेगा? ये लड़की इतनी मासूम बनती है लेकिन असल में तो चालू है। छी, लेकिन उनकी आवाज में जलन और ईर्ष्या साफ सुनाई दे रही थी। ब्लॉक 1 में कोई यूनिट्स बाकी नहीं थी, तो आयान ने ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में एक एक यूनिट देखी और हर एक की कीमत लगभग 100 मिलियन थी। शोरूम में वापस आकर आयान ने 10% डिपॉजिट पे किया और जया को बताया कि वो बाकी प्रोसेस बाद में पूरा करेगा। 200 मिलियन की और सेल। पिछली बार के 400 मिलियन के साथ जया ने आयान से अकेले 6 मिलियन की कमीशन कमाई। यहां तक कि मैनेजर भी उसके नंबर्स से जल रहा था। बाकी सेल्सवुमन की तो बात ही छोड़ो। कुछ सेल्स वाले तो पछतावे में खुद को कोस रहे थे। इसके बाद आयान ब्लॉक 1 में वापस गया और स्वाति आंटी, यशवंत अंकल और अपनी कजिन लिली को प्रॉपर्टी दिखाने ले गया। हालांकि स्वाति की सर्जरी पिछले दिन ही हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि ये छोटी सर्जरी थी और उसे थोड़ा चलना चाहिए। 1 हफ्ते में वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इसके बाद आयान उन्हें ब्लॉक 2 में ले गया। भले ही उनकी यूनिट आयान की बेस्ट यूनिट जितनी शानदार नहीं थी, फिर भी इसका डिजाइन बहुत लग्जरी था।
आखिर इसकी कीमत 100 मिलियन थी। आयान, तू हमें यहाँ क्यों लाया? प्रॉपर्टी देखने के बाद स्वाति ने पूछा। स्वाति आंटी, यशवंत अंकल, आपको ये जगह कैसी लगी? आयान ने सवाल का जवाब देने की बजाय उनसे सवाल पूछा। आयान, ये जगह तो कमाल की है, लेकिन हम इतना महंगा घर कैसे खरीद सकते हैं? स्वाति ने जवाब दिया। हालांकि उसे इस जगह की कीमत नहीं पता थी, लेकिन वो समझ गई थी कि ये सस्ता नहीं होगा। वो सालों से बस गुजारा कर रहे थे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? स्वाति आंटी, मैंने ये जगह पहले ही खरीद ली है, बस कुछ लीगल प्रोसेस बाकी है। आपको बस अपने आईडी कार्ड्स लाने हैं और ये जगह आपकी हो जाएगी। स्वाति और यशवंत को यकीन नहीं हो रहा था कि आयान उन्हें ये जगह देने जा रहा है। स्वाति और यशवंत को थोड़ा अंदाजा तो था कि जब आयान उन्हें ये जगह दिखाने लाया तो शायद वो इसे उन्हें देने वाला है, लेकिन जब ये सच में हुआ तो वो हैरान रह गए। स्वाति ने तुरंत कहा, क्या आयान, तूने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, हम ये जगह नहीं ले सकते? हाँ आयान, ये जगह बहुत महंगी है, हम इसे नहीं ले सकते। यशवंत ने भी साथ दिया। लिली अकेली थी जो खिड़की के पास खड़ी होकर नजारा देख रही थी। अब यही उसका नया घर होने वाला था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतने शानदार घर में रहेगी। वो मन ही मन सोच रही थी, जब आयान ने ऑफर किया है तो हमें ले लेना चाहिए। मना करने का क्या फायदा? वो हमारा मना करना तो मानेगा नहीं। वैसे भी वो अपने मम्मी पापा को अपने कार्ड में पड़े 100 मिलियन के बारे में कैसे बताती? स्वाति आंटी, यशवंत अंकल, प्लीज इस गिफ्ट को मेरी तरफ से थैंक यू के तौर पर ले लीजिए। अगर मैं पिछले 2 साल आपके साथ ना रहा होता और बॉबी के साथ रहता, तो वो मुझे हर दिन ताने मारता, गालियां देता। कौन जानता है, शायद मैं कोई गलत रास्ता पकड़ लेता। मुझे याद है जब मैं आपके घर पहली बार आया था, मैं बहुत चुप चुप रहता था, ठंडा सा लड़का था। आप लोगों ने मुझे फैमिली का प्यार दिया, जिसने मुझे धीरे धीरे आज का आयान बनाया। अब मेरे पास इतना पैसा है तो मैं आपका एहसान चुकाना चाहता हूँ। अगर आप ये गिफ्ट नहीं लेंगे तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आयान ने धीमी आवाज में कहा। सचमुच, अगर वो पिछले 2 साल स्वाति आंटी के परिवार के साथ ना रहा होता तो शायद वो स्कूल छोड़ चुका होता और कोई गलत रास्ता पकड़ लेता। स्वाति ने आयान की बातें सुनकर चुपके से आंसू पोंछे। आयान, तूने आखिरकार अपनी जगह बना ली। काश तेरे मम्मी पापा आज ये देख पाते। अगर वो जिंदा होते तो तेरी इतनी बड़ी कामयाबी देखकर बहुत खुश होते। यशवंत ने आयान को देखकर अफसोस के साथ कहा। जब स्वाति आयान को घर लाई थी तो यशवंत पहले इसके खिलाफ था। आखिर उनके पास पहले से एक बेटा और बेटी थी और उनकी फैमिली ज्यादा अमीर नहीं थी। एक और इंसान को खिलाने के साथ साथ आयान की स्कूल फीस और खर्चे भी उठाने पड़ते। लेकिन स्वाति ने जिद की तो यशवंत को मानना पड़ा। हालांकि वो इसके खिलाफ था, लेकिन उसने आयान के साथ कभी अलग व्यवहार नहीं किया। यशवंत का मानना था कि अगर आयान उनके साथ रहने आया है तो उसे बॉबी की तरह ट्रीट करने का कोई मतलब नहीं। वैसे भी उसके दुश्मन पहले से काफी थे। या तो वो आयान को अपने घर में रहने ही ना देता या फिर उसे अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करता। शुक्र है, यशवंत बहुत ओपन माइंडेड इंसान था। आमतौर पर कम आमदनी वाले मम्मी पापा, जिनके पहले से बेटा बेटी हो, अपने भतीजे को अपने साथ रहने नहीं देते। अब जब बात यहाँ तक आ चुकी थी, स्वाति और यशवंत के पास आयान का गिफ्ट ठुकराने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद आयान यशवंत को शोरूम लॉबी में ले गया ताकि लीगल प्रोसेस पूरा हो सके। इस बीच स्वाति और लिली अपने नए घर में इंतजार कर रही थीं। घर पूरी तरह फिनिश था और इसमें हर चीज मौजूद थी। उन्हें बस अपना सामान पैक करना था और ये उनका घर बन जाता। लीगल प्रोसेस पूरा करने और 100 मिलियन का फुल पेमेंट करने के बाद आयान को सुपर रिच सिस्टम में एक और पॉइंट मिला, जिससे उसके टोटल पॉइंट्स 81 हो गए। स्वाति आंटी के परिवार को उनके नए घर में सेटल करने के बाद आयान हर्ष नगर हाई गया,
जेसी को पिक किया और उसे उसके नए घर ले गया, फिर अपने घर वापस आ गया। अगला दिन रविवार था। आयान को लगा था कि दीपक उसे कांटेक्ट करेगा, लेकिन पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी दीपक का कोई फोन नहीं आया। रात को आयान को तारा का फोन आया। उसने बताया कि आयान ने कहा था कि वो इस हफ्ते उसके घर आएगा और वो 2 दिन से उसका इंतजार कर रही थी। आयान को तब याद आया कि उसने तारा के घर जाने का वादा किया था, लेकिन स्वाति आंटी की वजह से उसका शेड्यूल गड़बड़ा गया था। उसने तारा को कहा कि अब अगली बार आएगा। दोपहर में आयान को अच्छी खबर मिली। प्रिया ने फोन करके बताया कि उनकी टीम लगभग तैयार थी, क्योंकि उनके हाई इंसेंटिव्स की वजह से कई टैलेंटेड लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए थे। आयान ने उससे कहा कि वो जो भी अच्छा प्रोजेक्ट देखे उसमें इन्वेस्ट कर दे और पैसे की चिंता ना करे। उसने प्रिया को ये भी कहा कि वो अनिल कपूर से कांटेक्ट करे और उसे बताए कि उसके लिए 5 बिलियन रुपये हैं। आखिर आयान के पास 50 पॉइंट्स थे और वो चाहता था कि अनिल पहले इन्हें रख ले। फिलहाल उसे पैसे खर्च करके और पॉइंट्स कमाने की सख्त जरूरत थी। वो देखना चाहता था कि अगर उसके पास और पॉइंट्स हों तो क्या वो सिस्टम को लेवल अप कर सकता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसका शरीर और दिमाग अभी अपने पीक पर नहीं है। फैजल के मुताबिक कुछ रैक्लूस मास्टर्स अभी भी उससे बेहतर हो सकते हैं। जब मेरे पास सुपर रिच सिस्टम जैसी चीज है तो मैं कैसे मान लूं कि मैं सबसे ताकतवर नहीं हूं। जल्दी से मुझे लेवल अप करो, वरना इस सिस्टम का क्या फायदा। आखिर भगवान ने उसे इतना अच्छा मौका दिया था, वो इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। उसे इसका पूरा फायदा उठाना था। बस ऐसे ही एक और हफ्ता बीत गया और नया हफ्ता शुरू हुआ। सोमवार आयान की सुबह क्लासेस थीं। दोपहर में वो अपनी यूनिवर्सिटी के मार्शल आर्ट्स क्लब की मीटिंग में गया। वो वहां कुछ सीक्रेट टेक्निक्स सीखना चाहता था। फिलहाल वो सिर्फ अपने लेवल अप किए हुए शरीर और दिमाग पर निर्भर था। इसका मतलब था कि उसके पास सिर्फ उसकी ताकत और रिफ्लेक्सेस थे, बिना किसी खास मूव्स के। वो कुछ पावरफुल टेक्निक्स या मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता था ताकि अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ा सके। जब से उसने 18 ड्रैगन टैमिंग पंचेस को बिना सोचे जोड़ने की कोशिश की थी और 10 पॉइंट्स कट गए थे, आयान अब रैंडम स्किल्स, खासकर मार्शल आर्ट्स स्किल्स, जोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। उसे नहीं पता था कि वो स्किल्स भी मौजूद हैं या नहीं। अगर वो नहीं थी तो और 10 पॉइंट्स कट जाते। उसके पास वैसे भी ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे। हाय, मैं कितना गरीब हूँ। वो यूनिवर्सिटी की उस बिल्डिंग में गया जो सभी क्लब्स और सोसाइटीज के लिए थी। बेशक क्लब्स और सोसाइटीज को वहां मीटिंग करने के लिए फीस देनी पड़ती थी, लेकिन बड़े क्लब्स वहां ही थे। जब आयान मार्शल आर्ट्स क्लब के फ्लोर पर पहुंचा तो उसने कमरे में घुसते ही एक बड़ा हॉल देखा जिसमें सैकड़ों लोग थे। कम से कम कुछ 100 तो होंगे। लड़के लड़कियां दोनों थे, लेकिन लड़के ज्यादा थे और सब अपने घुटनों पर बैठे थे। आयान हैरान रह गया, क्या ये अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैंने तो सोचा था कि मार्शल आर्ट्स क्लब में फाइटिंग और ऐसी चीजें सिखाते होंगे। ये सब यहाँ सांस लेने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? लेकिन जब आयान ने गौर से देखा तो उसे पता चला कि प्रैक्टिस अभी शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि ज्यादातर लोग आपस में बातें कर रहे थे। आयान ने आखिरी पंक्ति में एक सीट ढूंढी और बैठ गया। उसने बगल वाले मेंबर को कोहनी मारकर पूछा, भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं? उस लड़के ने आयान को देखा और पूछा, तू मार्शल आर्ट्स क्लब का मेंबर नहीं है? अम्मा, हाँ, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ और अब तुम लोगों के साथ ज्वाइन करने वाला हूँ। वाह, तू सही टाइम पर आया। आज हमें लूना शोरोन की स्पीच सुनने को मिलेगी, जो हमारे क्लब की प्रेसिडेंट है और 3 कैंपस बेल्स में से एक है। लूना शोरोन, क्या ये वही नहीं जो 3 कैंपस बेल्स में सबसे मिस्टीरियस है? वो मार्शल आर्ट्स क्लब की प्रेसिडेंट है। मार्शल आर्ट्स क्लब की प्रेसिडेंट एक लड़की। मजाक कर रहा है क्या? इन सारे लड़कों ने बगावत क्यों नहीं की? मैं यकीन नहीं कर सकता कि इन्होंने एक लड़की को इन पर राज करने दिया। भाई, तू कह रहा है कि लूना इस क्लब की प्रेसिडेंट है? क्या वो बहुत अच्छी है? बिल्कुल,
वो यहाँ किसी को भी 3 मूव्स में हरा सकती है। इतनी खतरनाक है। फिर वो भविष्य में पति ढूंढ पाएगी। भाई, तू मजाक कर रहा है। प्रेसिडेंट शोरोन 3 कैंपस बेल्स में से एक है। तुझे पता है उनके पीछे कितने लोग लाइन में हैं? शायद लाइन SRMU तक चली जाती है। SRMU तक? क्या ये सीरियस है? SRU के सारे लड़कों को लाइन में लगाओ, फिर भी SRMU तक नहीं पहुंचेगी। इसके बाद आयान ने और सवाल नहीं पूछे। वो चुपचाप बैठ गया। वो देखना चाहता था कि ये मार्शल आर्ट्स क्लब की प्रेसिडेंट क्या कहती है। थोड़ी देर बाद एक फ्रेश और कॉन्फिडेंट दिखने वाली लड़की, जिसने पोनीटेल बांधी थी और वाइट प्रैक्टिस यूनिफॉर्म पहनी थी, बैकस्टेज से निकली और पोडियम की तरफ बढ़ी। फिर वो बाकियों की तरह फ्लो पर घुटनों के बल बैठ गई। ये जरूर लूना होगी, आयान ने सोचा। हालांकि आयान 3 साल से SRU में था, लेकिन वो अपने फ्री टाइम में हमेशा पार्ट टाइम जॉब करता था। वो जानता था कि स्वाति आंटी और दिया आंटी का परिवार मुश्किल से गुजारा कर रहा था। हर वक्त काम करके वो उनका कुछ बोझ हल्का कर सकता था, साथ ही सानवी के लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स खरीद सकता था या उसे कभी कभी अच्छा खाना खिलाने ले जा सकता था। इसलिए उसे लूना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, जो 3 कैंपस बेल्स में सबसे मिस्टीरियस थी। उसे अवा के बारे में सबसे ज्यादा पता था, क्योंकि वो हमेशा उनकी क्लासेस में साथ होती थी। हालांकि आयान आखिरी पंक्ति में बैठा था और लूना से थोड़ा दूर था, लेकिन उसकी तेज नजर की वजह से वो लूना को साफ देख सकता था, जैसे ही वो बाहर आए। पहली नजर में आयान ने अंदाजा लगाया कि लूना कम से कम 5 फीट 9 इंचेस की होगी, लगभग उसकी हाइट जितनी, और यूनिवर्सिटी की सबसे लंबी लड़कियों में से एक थी। उसका चेहरा नाजुक और ओवल शेप का था, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पलकें और ऊंची नाक। उसके फेशियल फीचर्स परफेक्टली सिमेट्रिकल थे और उसने कोई मेकअप नहीं किया था। वो एकदम नेचुरल ब्यूटी थी, जिसकी स्किन इतनी स्मूथ थी जैसे शीशा। कोई आश्चर्य नहीं कि वो 3 कैंपस बेल्स में से एक थी। उसकी मिस्टीरियस वाइब उसे और भी खास बनाती थी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से हो। आयान ने अपने आसपास के लड़कों को देखा, जिनके मुंह से लार टपकने वाली थी। वो सोच रहा था कि क्या ये लड़के मार्शल आर्ट्स सीखने आए हैं या लूना को देखने। इसके बाद लूना ने पोडियम से बोलना शुरू किया। हेलो स्टूडेंट्स। उसकी आवाज साफ और क्रिस्प थी। हेलो प्रेसिडेंट। सैकड़ों लोगों ने एक साथ चिल्लाया। आयान चौंक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी देश के लीडर की स्पीच सुन रहा हो। आज मैं आप सबको बताने वाली हूं कि मार्शल आर्ट्स क्या है। मार्शल आर्ट्स आपके शरीर को मजबूत करता है और आपकी उम्र बढ़ाता है। मैंने 100 साल के बुजुर्ग को देखा है, जो अभी भी इतनी तेजी से चलते हैं जैसे उड़ रहे हों। यही है मार्शल आर्ट्स की ताकत, जो आपके शरीर को लंबी उम्र देता है। मार्शल आर्ट्स में अच्छा होने के लिए पहले अपने दिमाग को सही करना पड़ता है। आप तभी मार्शल आर्ट्स में कुछ हासिल कर सकते हैं, जब आपका दिमाग सही जगह हो। बेशक, अगर आप मार्शल आर्ट्स में और आगे जाना चाहते हैं, तो टैलेंट सबसे जरूरी है। कुछ गिफ्टेड लोग सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग में वो ऊंचाइयां छू सकते हैं, जो आम लोग पूरी जिंदगी में नहीं छू सकते। लेकिन मैं आप सबका हौसला तोड़ना नहीं चाहती। भले ही आप कुछ बड़ा हासिल ना करें, कम से कम ये आपके शरीर को मजबूत करता है। मार्शल आर्ट्स का मकसद है बिना चोट पहुंचाए आक्रामकता को कंट्रोल करना, और इसका आखिरी लक्ष्य है झगड़े को खत्म करके बीच का रास्ता निकालना। मार्शल आर्ट्स हिंसा, बेवजह मारने या बेवजह लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये है मार काट को जल्दी रोकना, सभी जीवों की रक्षा करना, और सिर्फ मजबूरी में इसका इस्तेमाल करना, दूसरों का ख्याल रखना, मार्शल आर्ट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, और धरती आकाश को एक सांस में जोड़ना। इसके बाद उसने और भी ढेर सारी बातें कहीं। आयान को उसकी एक भी बात समझ नहीं आई। ये क्या बकवास कर रही है? मैं यहाँ टेक्निक सीखने आया हूँ, फाइट करना सीखने और स्टांस सीखने। मैं यहाँ तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आया। उसकी इतनी लंबी स्पीच सुनने के बाद भी आयान को कुछ प्रैक्टिकल नहीं सीखने को मिला।
लूना को बोलते बोलते लगभग आधा घंटा लग गया। ऑडियंस में ज्यादातर लोग आयान की तरह हैरान परेशान थे। ये सारे लड़के सिर्फ 3 कैंपस बेल्स की पॉपुलैरिटी की वजह से यहाँ खींचे चले आए थे। मार्शल आर्ट्स सीखने का इरादा। आजकल के जमाने में पैसा कमाना ज्यादा सेफ ऑप्शन था। आयान को लूना की तारीफ करनी पड़ी। वो साफ तौर पर बेकार की बातें कर रही थी, लेकिन फिर भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी देर तक बोली। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। अब मैं सवालों के लिए फ्लो ओपन करती हूँ। आपके जो भी सवाल हो पूछिए, मैं तुरंत जवाब दूंगी। लूना ने पोडियम पर पैर मोड़कर बैठते हुए कहा। प्रेसिडेंट शोरोन, मेरा सवाल है, क्या आज भी ग्रैंड मास्टर्स मौजूद हैं? ये तो सिर्फ टीवी शोज और नॉवेल्स में होता है ना? एक लड़के ने खड़े होकर पूछा। रियलिटी में ग्रैंड मास्टर्स वो नहीं हैं जो आप टीवी या किताबों में देखते हैं। ये वो लेवल है जिसे आप मार्शल आर्ट्स में एक खास स्टेज तक पहुंचने के बाद समझ पाते हैं। तो अगर मैं अभी आपको समझाऊं तो आप समझ नहीं पाएंगे, लूना ने जवाब दिया। प्रेसिडेंट शोरोन, क्या हम जैसे लोग कभी मार्शल आर्ट्स में हाई लेवल तक पहुंच पाएंगे? ये मुश्किल है। मार्शल आर्ट्स ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात सीख ली जाए। इसके लिए छोटी उम्र से लगातार प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ तक कि सबसे टैलेंटेड इंसान भी अगर वो सही समय पर ट्रेनिंग शुरू नहीं करता तो अपनी लिमिट्स तक नहीं पहुंच सकता। प्रेसिडेंट शोरोन, मैंने सुना है कि आप और प्रेसिडेंट जैक्सन, जो SRU के सबसे हैंडसम लड़के हैं, एक कपल हैं। और जैक्सन ने ये भी कहा है कि वो किसी लड़के को आपके पास नहीं आने देंगे। क्या आप इस रिलेशनशिप को स्वीकार करती हैं? एक लड़के ने हिम्मत करके पूछा। उसके सवाल के बाद पूरा हॉल खामोश हो गया। सब जानना चाहते थे कि लूना इसका क्या जवाब देगी। साफ था कि सबके मन में यही क्यूरियोसिटी थी। सॉरी, मैं मार्शल आर्ट्स से जुड़े सवालों के अलावा कुछ नहीं जवाब दूंगी। अगर और कोई सवाल नहीं है तो मैं अब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करूंगी। वेन्यू का माहौल बता रहा था कि लोग लूना के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। तभी लॉबी से 2 और लोग आए, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने जल्दी से हॉल में नजर दौड़ाए और आयान की तरफ बढ़े। लड़के के घुटने कांप रहे थे और वो आयान के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर रायजादा, मुझे माफ करें। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। प्लीज, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे माफ कर दें और मेरे लिए सिंह परिवार से अच्छी बात करें। विक्रम ने आयान के बगल में घुटने टेकते हुए गिड़गिड़ाया। शुक्रवार रात को स्नेहा का अपमान करने के बाद सिंह परिवार ने अगले ही दिन विक्रम के मम्मी पापा के सारे बिजनेस पर अटैक शुरू कर दिया था। हर्षनगर में सिंह परिवार इतना ताकतवर था कि उनके अटैक के बाद विक्रम के परिवार के सारे बिजनेस रातों रात बर्बाद हो गए। पिछले 2 दिनों में उनके मम्मी पापा ने जितने भी कॉन्टैक्ट से बात की, कोई कुछ नहीं कर पाया। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि उनके बेटे ने सिंह परिवार की बेटी का अपमान किया था। विक्रम ने भी अपने मम्मी पापा को सच बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो उसके साथ क्या करेंगे। लेकिन अब वो सब कुछ खो चुका था। उसके मम्मी पापा दिवालिया हो गए थे, बैंक उनके कर्ज वसूल करना चाहता था। अब घर की हर कीमती चीज बिक चुकी थी, यहाँ तक कि उनका घर भी चला गया। अब उनके परिवार की जिंदगी सड़क पर भीख मांगने वालों से भी बदतर थी। उसके मम्मी पापा के बाल रातों रात सफेद हो गए थे और वो अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच रहे थे। सोचने के बाद विक्रम को लगा कि उस रात स्नेहा का आयान के प्रति सम्मान देखकर सिर्फ आयान ही उसके परिवार को बचा सकता है। अगर आयान सिंह परिवार से उसके लिए रहम की भीख मांग ले तो उसके परिवार का क्राइसिस खत्म हो सकता है। इसलिए वो सानवी को साथ लाया और उससे वादा किया कि अगर आयान उसके परिवार के लिए रहम मांगने को तैयार हो जाता है और उनका क्राइसिस सॉल्व हो जाता है तो वो तुरंत उससे शादी कर लेगा। इज्जत अब उसके लिए मायने नहीं रखती थी। अगर वो अपने परिवार का क्राइसिस सॉल्व कर लेता तो उसे बस स्कूल बदलना पड़ता और वो फिर से हाई एंड माइटी विक्रम बन सकता था। अगर क्राइसिस सॉल्व नहीं हुआ तो उसके परिवार को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती जो भीख मांगने वालों से भी बदतर थी।
विक्रम का आयान के सामने घुटने टेकना हॉल में कई लोगों का ध्यान खींच गया। सब इकट्ठा हो गए, ये समझने की कोशिश करने लगे कि क्या हो रहा है। अरे, ये तो विक्रम है। हॉल में किसी ने विक्रम को पहचान लिया। विक्रम साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में कुछ हद तक मशहूर था। आखिर वो एक अमीरजादा था। वो सबसे अमीर तो नहीं था, लेकिन सबसे घमंडी जरूर था। वाह, सच में विक्रम है। इतने सारे लोगों के सामने किसी के सामने घुटने टेक रहा है। ये शख्स कौन है? सबने अपनी नजरें आयान पर डाली। ये जानना चाहते थे कि वो कौन है जिसने विक्रम को पब्लिक में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। विक्रम को जब पता चला कि उसे पहचान लिया गया है, तो उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेली थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसके पूरे परिवार की किस्मत आयान के हाथों में थी। विक्रम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे सामने घुटने टेककर गिड़गिड़ा क्यों रहा है? आयान ने धीरे से कहा, खड़े होते हुए। अब जब सब इकट्ठा हो गए थे, आयान के पास खड़े होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मिस्टर रायजादा, मैं चाहता हूं कि आप सिंह परिवार से मेरे लिए रहम की भीख मांगे और मेरे परिवार को छोड़ दें, अगर आप बुरा ना माने। विक्रम ने कहा, सिंह परिवार तुझ पर इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि तूने स्नेहा का अपमान किया। इसका मुझसे क्या लेना देना? और क्या हम दोस्त हैं? मुझे तेरी मदद क्यों करनी चाहिए? आयान ने जवाब में सवाल किया। विक्रम के पास आयान के सवालों का कोई जवाब नहीं था। क्या वो दोस्त थे? उसने आयान की गर्लफ्रेंड छीनी थी, आयान का अपमान किया था, उसे इतना गुस्सा दिलाया कि उसने खून उलट लिया था, और फिर उसकी तस्वीरें कैंपस नेटवर्क और ग्रुप चैट्स में पोस्ट की थीं, जिससे आयान पूरी यूनिवर्सिटी में मजाक बन गया था। वो दोस्त कैसे हो सकते थे? बल्कि वो तो जानी दुश्मन थे। सानवी आयान को देख रही थी। ब्रेकअप के बाद से वो पूरी तरह बदल गया था। पहले अगर कोई पूछता कि आयान को सबसे अच्छे से कौन जानता है, तो वो जरूर सानवी होती। लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो आयान को बिल्कुल नहीं जानती थी। कैसे एक इंसान की पर्सनैलिटी इतनी जल्दी बदल सकती थी? और आयान के पास विक्रम के परिवार की मदद करने की ताकत थी। इतनी कि विक्रम उसके सामने घुटने टेककर माफी मांग रहा था। क्या उसने इतने दिन अपनी असली पहचान छुपाए रखी थी? क्या वो उनके रिलेशनशिप को टेस्ट कर रहा था? कहते हैं कि कुछ अमीरजादे सच्चा प्यार ढूंढने के लिए गरीब बनने का नाटक करते हैं। अगर ऐसा था तो उसने क्या किया? क्या उसने एक सुपर अमीर लड़के को, जो अपनी असलियत छुपाए हुए था, सिर्फ कुछ डिजाइनर कपड़ों और पस के लिए छोड़ दिया? और वो सुपर अमीर लड़का जो उससे प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था, उसे माफ करता था। उस पल सानवी का दिमाग खाली हो गया। उसने एक पेड़ के लिए जंगल खो दिया था। विक्रम ने सानवी को, जो उसके बगल में खड़ी थी, पकड़ा और उसे वापस रियलिटी में लाया। आयान, सानवी कुछ बोलने ही वाली थी कि आयान ने उसे रोक दिया। सानवी, क्या तू भी उसके परिवार के लिए रहम मांगना चाहती है? आयान ने सानवी को घूरते हुए पूछा। आयान, मैं चाहती हूं कि तू विक्रम की मदद करे, सानवी ने हिम्मत जुटाकर कहा। उसके पास अब कोई चारा नहीं था। आयान उसे छोड़ चुका था। अगर वो इस आखिरी मौके को नहीं पकड़ती तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तू चाहती है? किस आधार पर? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर? मेरी हाई स्कूल क्लासमेट के तौर पर? या विक्रम की मौजूदा गर्लफ्रेंड के तौर पर? आयान ने तंज कसते हुए पूछा। तब हॉल में मौजूद हर शख्स को समझ आ गया कि क्या चल रहा है। आयान वही शख्स था जिसे विक्रम ने उसकी गर्लफ्रेंड छीनने के बाद इतना गुस्सा दिलाया था कि उसने खून उलट लिया था, और जिसकी तस्वीरें विक्रम ने कैंपस नेटवर्क और ग्रुप चैट्स में पोस्ट की थीं। उसके बाद से कितने दिन बीते थे, और अब विक्रम आयान के सामने घुटने टेक रहा था, उसकी मदद मांग रहा था। कैसे टेबल्स इतनी जल्दी पलट गए? टीवी ड्रामे भी ऐसा नहीं करते। आयान रयजादा, मैं तुझसे गिड़गिड़ा रही हूं, ठीक है? हमारे पुराने रिश्ते की खातिर क्या तू मेरी एक बार मदद कर सकता है? सानवी ने अचानक अपनी आवाज धीमी करके गिड़गिड़ाना शुरू किया।
अब अगर वो आयान को विक्रम के परिवार का क्राइसिस सॉल्व करने के लिए मना लेती, तो वो विक्रम से शादी कर सकती थी और अमीरों वाली जिंदगी जी सकती थी। ये उसका हमेशा से सपना था। ये सपना तब भी था जब वो आयान के साथ थी। लेकिन आयान ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि वो इस सपने को फॉलो करने से हिचकिचाए। वरना जब विक्रम ने उसे प्रपोज किया था तो वो आयान को साइडलाइन पर नहीं डालती। सानवी जेन सेन, तुझे मुझसे गिड़गिड़ाने का कोई हक नहीं है। बाकी सबको ये हक है, लेकिन तुझे नहीं। मैंने सालों तक तेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मेरी वैल्यू कुछ डिजाइनर कपड़ों और पस से कम थी। मैं सालों तक अंधा रहा और मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। अलविदा। आयान इतना कहकर वहां से निकल गया। लेकिन विक्रम ने उसके पैर पकड़ लिए। मिस्टर रायजादा, मेरी गलती थी। सब मेरी गलती थी। प्लीज इस बार मेरी मदद कर दो। तुम ही इकलौते इंसान हो जो मेरी मदद कर सकता है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। विक्रम रोते हुए आयान के पैरों से लिपट गया। आयान अब उसकी आखिरी उम्मीद था। आयान उसे लात मारकर हटाने ही वाला था। तभी एंट्रेंस पर एक और हंगामा हुआ। तुरंत एक और शख्स हॉल में घुसा जिसके पीछे लोगों का बड़ा ग्रुप था। सबसे आगे चल रहा शख्स था हावर्ड जैक्सन, एसआरयू स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट और एसआरयू का सबसे हैंडसम लड़का। वो लूना शोरोन का ऑफिशियल बॉयफ्रेंड भी था। वाह, प्रेसिडेंट जैक्सन आ गए। शर्त लगाता हूं वो प्रेसिडेंट शोरोन से मिलने आए हैं। ये यूनिवर्सिटी का गोल्डन कपल है। चलो चलो जाकर देखते हैं। आयान और बाकियों के आसपास की भीड़ तुरंत बिखर गई और हावर्ड और लूना को देखने दौड़ पड़ी। आयान ने जरा और जोर से धक्का दिया और विक्रम को हटा दिया। विक्रम और सानवी को इग्नोर करते हुए आयान भी भीड़ की तरफ बढ़ा ताकि देख सके कि लूना इसका क्या जवाब देती है। आयान और विक्रम के साथ जो कुछ हुआ उसका लूना पर जरा भी असर नहीं हुआ। हॉल में सैकड़ों लोग थे, लेकिन सिर्फ 10 लोग ही आयान और विक्रम को देख रहे थे। बाकी लोग अभी भी पोडियम के आसपास खड़े होकर लूना का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे थे। स्टेज पर लूना मार्शल आर्ट्स क्लब के एक पुराने मेंबर के साथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी। ये वही था जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि वो कैंपस बेल के करीब जा सकते थे। लेकिन हावर्ड स्टेज पर चढ़ गया और उस मेंबर से बोला, मैंने क्या कहा था? कोई भी लड़का लूना के पास नहीं आएगा। क्या तुझे लगा कि मैं मजाक कर रहा था? सॉरी प्रेसिडेंट जैक्सन, मैं अभी जाता हूं। वो मेंबर कांपते हुए बोला। वो लूना के कहने पर सबसे पहले आगे आया था, क्योंकि वो इस खूबसूरत लड़की के करीब जाना चाहता था। आखिर वो असल में कॉम्बैट करने वाले थे। कई बार उनका शरीर टच होना लाजमी था। उसके इरादे भी साफ नहीं थे। पहले हमेशा लड़कियां ही स्टेज पर आती थीं, लेकिन आज ना जाने क्यों उसने ये मौका लेने की कोशिश की। सच कहें तो लूना इतनी खूबसूरत थी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब जब हावर्ड वहां था उसे थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था। और हावर्ड स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी था और अफवाह थी कि वो बहुत ताकतवर परिवार से है। उसे नाराज करना समझदारी नहीं थी। रुक, तुझे जाने की इजाजत किसने दी? हावर्ड ने उस मेंबर को, जो जाने वाला था, रोक लिया। पर प्रेसिडेंट जैक्सन, थप्पड़। उस मेंबर की बात पूरी होने से पहले हावर्ड ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़, तुरंत एक और थप्पड़, 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 थप्पड़। हावर्ड ने उसके मुंह पर 5 थप्पड़ मारे। वो और मारना चाहता था, लेकिन लूना ने उसे रोक दिया। हावर्ड जैक्सन, बस कर, लूना ने चिल्लाकर कहा। मिस शोरोन, मिस्टर जय शेट्टी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं और किसी भी लड़के को तुम्हारे पास न आने दूं, लेकिन इसने मेरे ऑर्डर की अवहेलना की। इसे मार पड़नी चाहिए, जैक्सन ने कहा। फिर उसने उस मेंबर के पेट पर जोरदार लात मारी। उस मेंबर को अपने पेट में तेज दर्द हुआ और उससे लगा जैसे उसका शरीर हवा में उड़ रहा हो, क्योंकि वो स्टेज से नीचे गिर गया। स्टेज जमीन से 1 फुट से ज्यादा ऊंचा था। अगर कोई उससे गिरता तो कम से कम उसे गंभीर चोटें तो आती ही। पास खड़े लोग,
जो उसे अपनी तरफ उड़ता देख रहे थे, तुरंत भाग गए, डरते हुए कि कहीं वो किसी बेगुनाह को चोट ना पहुंचा दे। सिर्फ आयान वही खड़ा रहा। जब उसे लगा कि वो मेंबर उस पर गिरने वाला है, आयान ने अपने हाथ बढ़ाए, उसे पकड़ा और फिर उसे जमीन पर सावधानी से खड़ा कर दिया। हाँ, हावर्ड ने जब दर्द की कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने ऑडियंस की तरफ देखा और पाया कि उसे बचा लिया गया था। वो ये पूछने ही वाला था कि इतनी हिम्मत किसमें थी, तभी उसकी नजर आयान के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका दिल घबराहट से धड़कने लगा। ये तो आयान रायजादा था। वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता था कि उसने फुल गोल्डन सैंड्स में उस रात क्या देखा था। टी फैक्शन के 8 बड़े फाइटर्स में से एक, मिस्टर जय शेट्टी, जिन्हें वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक मानता था, हर्षनगर से अपमानजनक हार के बाद अपनी पूंछ दबाकर कैपिटल सिटी भाग गए थे। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन वो अभी तक चू भी नहीं कर रहे थे। वो शख्स था आयान, साउथ रिवर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, और वही जिसने अभी स्टेज से नीचे खड़े होकर किसी की जान बचाई थी। जब जय शेट्टी जैसा शख्स इतनी बड़ी हार के बाद बदला लेने नहीं आया, तो इसका मतलब था कि हावर्ड जैसे छोटे किरदार को तो वो चींटी की तरह कुचल सकता था। अब वो क्या करे? उससे माफी मांगे, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग थे। अगर उसने अभी माफी मांगी तो क्या वो एसआरयू में अपनी बनाई हुई इमेज को बर्बाद नहीं कर देगा? फिर वो यहाँ मुंह कैसे दिखाएगा? लेकिन अगर उसने माफी नहीं मांगी और सामने वाले ने उस पर गुस्सा निकाला, तो क्या होगा? वो शख्स था जिसे जय शेट्टी भी नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। फिर वो तो कुछ भी नहीं था। छोड़ो, इज्जत का क्या, जिंदगी से बढ़कर क्या था? और ये उनका इलाका भी था। ऐसा बड़ा शख्स शायद उस जैसे छोटे इंसान से नाराजगी नहीं रखेगा अगर वो माफी मांग ले ना। सोचने के बाद हावर्ड ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, फिर स्टेज से कूदकर आयान की तरफ चला गया। आयान ने उस मेंबर को, जिसे हावर्ड ने स्टेज से लात मारकर गिराया था, हाथ के इशारे से भीड़ में मिल जाने को कहा। अब आयान खड़ा था और हावर्ड की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। सब एक अच्छा तमाशा देखने के लिए तैयार थे। जब वो हावर्ड को आयान से निपटते हुए देखने के लिए तैयार हो रहे थे। हावर्ड जैक्सन, बस कर, वरना मुझे मत कहना कि मैं तुझसे बदतमीजी करूंगी। ये मत सोच कि तू जय का आदमी है तो मैं तुझे नहीं मारूंगी। लूना ने इतना कहा और कुछ कदम आगे बढ़ी ताकि वो स्टेज से उतरकर हावर्ड को रोक सके। तभी हावर्ड ने कुछ ऐसा कहा जिसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें इतनी चौड़ी कर दी कि उनकी आंखें बाहर गिरने को थीं। सबने देखा कि हावर्ड ने अपने हाथ जोड़े, आयान को झुककर सलाम किया और बोला, मुझे माफ करें मिस्टर रायजादा। मुझे वो नहीं करना चाहिए था जो मैंने अभी किया। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े दिल वाले हैं और मेरे जैसे छोटे इंसान से नाराजगी नहीं रखेंगे। मैं, हावर्ड जैक्सन, दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ करें। क्या? सब, जो एक ड्रामाटिक शोडाउन की उम्मीद कर रहे थे, हैरान रह गए। इसमें लूना भी शामिल थी, जो इतनी हैरान थी कि वो वही जम गई। हावर्ड जैक्सन कौन था? एसआरयू स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट, एसआरयू का सबसे हैंडसम लड़का। और अफवाह थी कि वो बहुत ताकतवर परिवार से था। विक्रम जैसे लोग, जिनकी दौलत नहीं थी, उसके जूते साफ करने के लायक भी नहीं थे। एसआरयू में, यहाँ तक कि स्कूल को भी उसकी बात सुननी पड़ती थी। फिर भी ऐसा शख्स आयान को झुककर माफी मांग रहा था। आयान की असलियत क्या थी? विक्रम का उसके सामने घुटने टेकना तो ठीक था, लेकिन हावर्ड जैसे मशहूर शख्स भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये सोचकर थोड़ा डर लग रहा था। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में कब से इतना ताकतवर शख्स आ गया था? लूना भी हैरान थी। आखिर हावर्ड जय शेट्टी का आदमी था। जय शेट्टी टी फैक्शन के 8 बड़े फाइटर्स में से एक, भले ही अब कैपिटल सिटी में छुपा हो, फिर भी एक ताकतवर शख्स था। जाहिर है, हावर्ड कोई आम इंसान नहीं था, अगर जय ने उसे अपने विंग में लिया था।
जितने सालों से जय ने उससे लूना पर नजर रखने के लिए भेजा था, उसने जय के अलावा किसी को इतना सम्मान नहीं दिया था। तो क्या इसका मतलब था कि उनके सामने खड़ा शख्स जय शेट्टी के लेवल का था? लूना को टी फैक्शन की अंदरूनी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अगर होती तो उससे पता होता कि जय शेट्टी कुछ दिन पहले हर्षनगर से अपनी पूंछ दबाकर भाग गया था। अगर वो उस इमेज को अब की तस्वीर से जोड़ती तो उसे समझ आ जाता कि आयान वही शख्स था जिसने जय को भगाया था। शोरोन परिवार एक हिडन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी। अगर उन्हें पब्लिक करने का कोई प्लान होता तो उन्हें किसी ताकतवर पुराने परिवार के साथ काम करना पड़ता। इसलिए उन्होंने कैपिटल सिटी के शेट्टी परिवार पर नजर रखी थी। शेट्टी परिवार को भी हाल में अपने डेवलपमेंट में मुश्किलें आ रही थीं और उन्हें बाहर की मदद की जरूरत थी। इसलिए दोनों पार्टियां तुरंत एक दूसरे से जुड़ गईं। शादी उनके कोलैबोरेशन को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका था। यही वजह थी कि दोनों परिवार चाहते थे कि लूना और जय कपल बने और उनकी पार्टनरशिप मजबूत रहे। लूना को फायदे के लिए शादी करने का सख्त विरोध था, लेकिन वो अपने परिवार की इकलौती बेटी थी, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और उसे अपने परिवार का अरेंजमेंट मानना पड़ा। जय को लूना पहली बार मिलते ही उससे प्यार हो गया था और दोनों परिवारों के सपोर्ट के साथ उसने तय कर लिया था कि लूना उसकी पत्नी होगी। शुक्र है लूना अभी जवान थी। उसने हर्षनगर में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की ताकि वो जय से बच सके। उसे नहीं लगा था कि वो उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजेगा। दूसरी तरफ आयान को उम्मीद नहीं थी कि हावर्ड उसे झुककर माफी मांगेगा। उसने तो सोचा था कि हावर्ड उसे मारेगा। आयान ने तो खुद को तैयार भी कर लिया था ताकि वो अपनी ताकत को कंट्रोल कर सके और हावर्ड को ज्यादा चोट ना पहुंचाए। आखिर वो एससीसी का मेंबर था और हावर्ड टी फैक्शन का। एक तरह से वो दुश्मन थे और आयान ने कुछ दिन पहले ही उसके मास्टर को हराया था। उसने सोचा था कि भले ही हावर्ड उसे मारने की हिम्मत ना करे, कम से कम उससे तीखी बात तो करेगा ना। टीवी शोज में तो ऐसा ही होता है, कब से दुश्मन एक दूसरे के सामने आकर झुककर माफी मांगने लगे। अब उसे इसका जवाब कैसे देना था? सच कहें तो आयान ने खुद को अंडरएस्टिमेट किया था। उसे हमेशा लगता था कि वो काफी ताकतवर नहीं है, लेकिन असल में उसने जो ताकत दिखाई थी वो कई लोगों को डराने के लिए काफी थी। वरना जय शेट्टी इतनी अपमानजनक हार के बाद चुप क्यों रहता? ये टी फैक्शन के 8 बड़े फाइटर्स में से एक की इमेज से मेल नहीं खाता था। वो इतने वक्त बाद भी वापस नहीं लौटा क्योंकि उसे लगता था कि वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हालांकि टी फैक्शन और एससीसी में कुछ दुश्मनी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि टी फैक्शन के मेंबर्स एससीसी के कंट्रोल वाले इलाकों में नहीं जा सकते थे या एससीसी के मेंबर्स टी फैक्शन के इलाकों में नहीं जा सकते थे। ये इज्जत का मसला था जो सिर्फ दोनों पार्टियों के बड़े लोगों यानी टी फैक्शन के 8 बड़े फाइटर्स और एससीसी के कोर मेंबर्स तक सीमित था। जब एक पार्टी के बड़े लोग निकलते थे तो दूसरी पार्टी भी उसी लेवल के मेंबर्स भेजती थी। आम मेंबर्स जहां चाहे जा सकते थे क्योंकि कोई उनकी परवाह नहीं करता था। पहले अगर चिराग को कोर मेंबरशिप पाने की इतनी जल्दी ना होती और अपने परिवार की गिरती हालत को पलटने की कोशिश ना करता तो वो अनदेखा कर सकता था। आखिर वो सिर्फ एससीसी का हाई टी मेंबर था और उसकी पोजीशन जय शेट्टी की, जो टी फैक्शन के 8 बड़े फाइटर्स में से एक था, से तुलना नहीं की जा सकती थी। वो एससीसी के 3 बॉसेज का ध्यान खींचना चाहता था। जैसे पानी उस बर्तन के आकार में ढल जाता है जिसमें वो होता है, वैसे ही समझदार इंसान अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढल जाता है। हावर्ड को नहीं लगता था कि उसने जो किया वो गलत था, और अगर ये बात बाहर गई तो भी कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। ज्यादा से ज्यादा स्कूल के वो लोग जो आयान को नहीं जानते उसे कायर समझेंगे। और वैसे भी वो जल्दी ग्रेजुएट करने वाला था। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, स्कूल के आम लोग कभी उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते थे। हावर्ड आयान को झुककर माफी मांगता रहा और जब तक आयान की आवाज नहीं सुनी वो सीधा नहीं हुआ। अब वो सिर्फ यही कर सकता था।
तभी आयान होश में आया और बोला, मिस्टर जैक्सन, थोड़ा लो प्रोफाइल रखना अच्छा होगा। उस स्टूडेंट ने अभी कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था। उसे इतनी सख्त सजा देने की क्या जरूरत थी? अगर मैंने उसे अभी पकड़ा ना होता तो इतनी ऊंचाई से गिरकर उसे गंभीर चोटें आ सकती थीं। तुम हर्षनगर में साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में हो, कैपिटल सिटी में नहीं। कहते हैं, जो दोस्ती दिखाए उसे मत मारो। हार्वर्ड ने आम नियमों को तोड़कर आयान को झुककर माफी मांगी, जिससे आयान को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। आखिर उनके बीच कोई गहरी नफरत या दुश्मनी तो थी नहीं। हाँ सर, मिस्टर रायजादा, मैं इससे याद रखूंगा। तभी हार्वर्ड सीधा हुआ और उतने ही सम्मान के साथ बोला। बोर होकर आयान वहां से निकल गया। उसने सोचा था कि वो कुछ ट्रिक्स सीखेगा और अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीखेगा। लेकिन आखिर में ना तो उससे कुछ सीखने को मिला, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे वो एक बंदर हो जिसे सब घेर कर देख रहे हों। आयान के पास से गुजरते वक्त लोग ऑटोमेटिकली रास्ता छोड़ रहे थे। उन्होंने सोचा था कि एक ड्रामाटिक शोडाउन होगा, लेकिन ये इतने शांति से खत्म हो गया। सब आयान की पीठ को क्यूरियोसिटी और सम्मान के साथ देख रहे थे। लगता था कि आज से एसआरयू में सबसे ताकतवर शख्स का टाइटल किसी और का होने वाला था। आयान को अनजान से एसआरयू का सबसे ताकतवर शख्स बनने में सिर्फ आधा महीना से ज्यादा वक्त लगा। ये स्पीड यकीन करने लायक नहीं थी। लूना आयान की धीरे धीरे गायब होती सिलहूट को देख रही थी, और कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जब आयान विक्रम और सानवी के पास से गुजरा तो सानवी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अब उसका आयान से कोई कनेक्शन नहीं बचा। लगता था कि वो जो भी कहेगी वो बेकार होगा। हार्वर्ड ने चुपके से राहत की सांस ली जब उसने देखा कि आयान बिना कोई सीन बनाए चला गया। उस रात आयान की ताकत देखने के बाद हार्वर्ड को आयान का सामना करना बहुत तनावपूर्ण लग रहा था। जिन्हें मार्शल आर्ट्स की बेसिक्स नहीं पता, वो उस प्रेशर को नहीं समझ सकते। ये वैसा ही था जैसे किसी आम इंसान को किसी सुपर पावर का सामना करना पड़े। मिस शोरोन, मिस्टर जय शेट्टी ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी इज्जत का ख्याल रखोगी। अगर मिस्टर जय को खुद आना पड़ा तो चीजें इतनी आसान नहीं रहेंगी। हार्वर्ड ने हॉल से निकलते हुए कहा। हार्वर्ड जैक्सन, तुझे मुझसे ऐसे बात करने का हक किसने दिया? जाकर जय शेट्टी से कह दे कि मेरी उससे अभी शादी नहीं हुई। उसे मुझ पर हुकूमत चलाने का कोई हक नहीं। लूना ने गुस्से में जवाब दिया जब हार्वर्ड मुड़ा। हार्वर्ड चला गया, लेकिन उसकी लूना के साथ आखिरी बातचीत ने हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स के दिमाग में ढेर सारे सवाल और अंदाजे पैदा कर दिए। इसका क्या मतलब था? लगता था कि हार्वर्ड को किसी जय शेट्टी ने लूना पर नजर रखने के लिए भेजा था। क्या इसका मतलब था कि लूना शोरोन पहले से किसी की थी? हार्वर्ड ने उस शख्स को मिस्टर जय शेट्टी कहकर पुकारा था। ये साफ था कि वो कोई बड़ा शख्स था। आयान के मुकाबले कौन ज्यादा ताकतवर था? ज्यादातर लोग अब यही सोच रहे थे कि अगर आयान ने लूना के साथ अफेयर शुरू किया और मिस्टर जय शेट्टी को एसआरयू में आयान से मिलने आना पड़ा तो मजा आ जाएगा। लेकिन आयान के अभी के रवैये से लगता था कि उसे एसआरयू की सबसे खूबसूरत 3 कैंपस बेल्स में से एक लूना शोरोन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आयान के पास बिल्डिंग छोड़ने के बाद जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, न ही वो क्लासरूम वापस जाना चाहता था, तो वो स्पोर्ट्स फील्ड के बगल वाले छोटे से जंगल में चला गया और वहां स्पोर्ट्स फील्ड पर पसीना बहाते स्टूडेंट्स को खाली नजरों से देखने लगा। वो पिछले आधे महीने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचने लगा। ये सचमुच एक सपने जैसा था। पहले एक गरीब लड़का जिसकी जिंदगी एक सिस्टम की वजह से पलट गई। पता नहीं कितनी देर हो गई थी, तभी आयान के कानों में एक साफ और क्रिस्प आवाज गूंजी। क्या तुम आयान हो? आयान ने मुड़कर देखा। लूना, वो यहां उसे ढूंढने क्यों आई थी? फिर भी उसने जवाब दिया, हाँ। क्या तुम जय को जानते हो? लूना ने फिर पूछा। थोड़ा बहुत। क्या तुम दोस्त हो? दुश्मन? ओह, जो जय का दुश्मन हो सकता है वो कोई आम इंसान नहीं होता।
कोई आश्चर्य नहीं कि हावर्ड तुमसे इतना डरता है। तुम गलत हो, मैं एक आम इंसान हूँ। लूना इस मुद्दे पर नहीं रुकी और बोली, क्या तुम मार्शल आर्ट्स क्लब ज्वाइन करना चाहते हो? पहले तो चाहता था, लेकिन अब नहीं। क्यों? जब कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं तो ज्वाइन क्यों करूं? आयान ने सवाल का जवाब सवाल से दिया। लूना को आयान का जवाब सुनकर थोड़ा गुस्सा आया। अगर आयान मार्शल आर्ट्स क्लब को छोटा समझ रहा था, तो क्या वो उससे, जो क्लब की प्रेसिडेंट थी, भी छोटा समझ रहा था? तुम्हें लगता है कि मार्शल आर्ट्स क्लब सिर्फ लड़कियों की फाइट है? क्या वहां कोई रियल टैलेंट है? तुमने खुद नहीं कहा कि अब मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने में देर हो चुकी है? जब हावर्ड तुमसे इतना डरता है, आयान, और तुम जय को अपना दुश्मन मानते हो, तो मुझे लगता है कि तुम काफी स्ट्रांग हो, ना? मार्शल आर्ट्स क्लब में वाइस प्रेसिडेंट बनकर ज्वाइन करना चाहोगे? लूना ने उसे इनवाइट किया। सॉरी, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। शायद तुम किसी और को ढूंढ लो, आयान ने जवाब दिया। आयान, मुझे जय की पत्नी बनने के लिए प्राइवेटली चुना गया है, तो चूंकि तुम उसके दुश्मन हो, क्या तुम उसे गुस्सा दिलाना नहीं चाहोगे? या शायद उसे शर्मिंदा करना? आयान ने लूना की तरफ देखा। ये लड़की तो पागल हो गई है। तुम्हारी उससे शादी ना करने की इच्छा का मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम मुझे हथियार की तरह यूज करना चाहती हो, या बहाने की तरह? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। ये एक दिन मुझे ही भारी पड़ जाएगा। मैंने तो बस एक बार लक से जीत लिया था। अगर जय से मेरी तुलना की जाए तो मैं कहीं पीछे हूं। आयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा खड़ा हो गया। लूना आयान की हरकत से थोड़ी कंफ्यूज हो गई। क्या वो दुश्मन नहीं थे? उसे लगा था कि वो ये कहकर आयान को क्लब ज्वाइन करने के लिए मना लेगी। अगर ऐसा होता तो देखना मजेदार होता कि हावर्ड फिर भी दखल देता या नहीं। और हावर्ड के रिएक्शन को देखते हुए आयान कम से कम जय के बराबर तो था, ना? अगर जय आता तो ये दो बराबरी के दुश्मनों की जबरदस्त फाइट होती, और अगर दोनों का लूज लूज सिचुएशन हो जाता तो परफेक्ट होता। जब लूना ने देखा कि आयान जाने वाला है, तो उसने हताशा में आयान पर अटैक कर दिया। उसके हिसाब से आयान को फाइटिंग में अच्छा होना चाहिए, और उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी, तो आयान को उसका अटैक ब्लॉक कर लेना चाहिए था। एक तरफ वो आयान की स्किल्स टेस्ट करना चाहती थी, दूसरी तरफ वो आयान को दिखाना चाहती थी कि मार्शल आर्ट्स क्लब सिर्फ लड़कियों की फाइट नहीं है, इसका वजन है। आयान अभी लूना के पास से गुजरा ही था कि उसे पीछे से हवा का एक झोंका महसूस हुआ। क्या कोई उस पर अटैक कर रहा था? उसके सेंस उस वक्त बहुत तेज थे। ये इतनी अचानक हुआ, और आयान को अपनी ताकत को कंट्रोल करने का ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए उसके शरीर की सारी ताकत अनियंत्रित रूप से बाहर निकल आई। ये पूरी तरह से इंस्टिंक्ट था। उस वक्त उसकी ताकत को देखते हुए उसका पूरा आउटबस्ट बेहद डरावना हो सकता था। लूना को बस इतना महसूस हुआ कि आयान की ऑरा एक भयानक तूफान की तरह उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसे लगा जैसे वो समंदर में एक छोटी सी नाव हो जो कभी भी विशाल लहरों में डूब सकती है। हैरान लूना ने अभी रिएक्ट भी नहीं किया था कि एक चौड़ा हाथ उसकी गोरी और पतली गर्दन को लोहे की पकड़ की तरह जकड़ लिया। लूना को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, वो रोना चाहती थी। आयान तुरंत होश में आया, और जब उसने देखा कि वो लूना की गर्दन पकड़े हुए है, तो उसने जल्दी से छोड़ दिया। लूना ने अपनी गर्दन पकड़ी और जमीन पर बैठकर जोर जोर से खांसने लगी। उसके आंसू टूटे हुए बांध की तरह बहने लगे। आयान वहां अजीब सा खड़ा रहा। उसने जो कुछ अभी किया वो पूरी तरह से इंस्टिंक्ट था। इस लड़की को दोष देना चाहिए जिसने बिना चेतावनी के उस पर अटैक किया। उसे कैसे दोष दिया जा सकता था? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ देर खड़े रहने के बाद आयान आखिरकार नीचे बैठा और धीरे से लूना की पीठ थपथपाने लगा ताकि उसे थोड़ा आराम मिले। 1-2 मिनट बाद लूना आखिरकार नॉर्मल हुई और खांसना बंद कर दिया। उसने मुड़कर आयान को देखा। उसका खूबसूरत दिल के आकार का चेहरा और मंत्रमुग्ध करने वाली बड़ी आंखें लाल थीं।
अम्मा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मिस शोरोन। मुझे नहीं पता था कि तुम पीछे से अटैक करोगी। मैंने इंस्टिंक्ट में ऐसा किया। आयान ने थोड़ा अजीब सा होकर कहा। क्या तुम कह रहे हो कि ये पूरी तरह मेरी गलती थी? अगर तुमने मुझे मार डाला होता तो मैंने ही इसके लिए उकसाया था। लूना ने थोड़ी भारी आवाज में पूछा, जो पहले की तरह साफ और क्रिस्प नहीं थी। क्या ऐसा नहीं था? हालांकि आयान ने ये कहने की हिम्मत नहीं की। नहीं, नहीं, मैंने ओवररिएक्ट किया। मेरी गलती, मेरी गलती, आयान ने जवाब दिया। जब ये तुम्हारी गलती है तो अब क्या करें? तुमने अगर जरा और जोर से पकड़ा होता तो तुम मुझे मार डालते। मैं तो बस तुम्हें बताना चाहती थी कि मार्शल आर्ट्स क्लब सिर्फ लड़कियों की फाइट नहीं है। मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। तो तुम क्या चाहती हो? आयान ने पूछा। मार्शल आर्ट्स क्लब में वाइस प्रेसिडेंट बनकर ज्वाइन करो और एक शर्त मानो, लूना ने कहा। आयान ने सोचा और कहा, मैं क्लब ज्वाइन कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी शर्त नहीं मानूंगा। अगर तुम मुझे मरने को कहो तो क्या मैं मर जाऊं? टेंशन मत लो, ये तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। तुम चाहो तो करो, न चाहो तो न करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम ना करो। सच में? हाँ, ठीक है। लेकिन पहले बता दूं, मैं अपनी मर्जी से करूंगा या नहीं, ये मैं तय करूंगा। पक्का? डील? लूना ने मुस्कुराते हुए कहा। आयान ने लूना की मुस्कान देखी और उसे लगा कि शायद वो फंस गया। हालांकि ये सच था कि अगर उसने अभी जरा और जोर से पकड़ा होता तो ये खूबसूरत लड़की मर गई होती। लगता था उसे अपनी ताकत को जल्द से जल्द कंट्रोल करना सीखना होगा। आयान वहां से चला गया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ध्यान उसकी तरफ जाने लगा था। वो नहीं चाहता था कि लोग उसे जोकर की तरह देखें। लूना ने आयान को जाते हुए देखा। हालांकि वो अभी भी थोड़ी हैरान थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। आयान चला गया। लूना उसी जगह खड़ी रही, उसके थोड़े हैरान चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान फैली हुई थी। लगता था कि उसे अपने परिवार की तय की हुई बदकिस्मत डेस्टिनी से छुटकारा पाने के लिए आयान पर भरोसा करना होगा। लेकिन क्या वो सिर्फ अपने परिवार की तय की हुई डेस्टिनी को बदलना चाहती थी? शायद वो इसके लिए कोशिश कर सकती थी। इस ख्याल ने लूना की सांसें थोड़ी तेज कर दी। कितने साल हो गए थे उसने ऐसी अवास्तविक बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया था। जब उसके परिवार ने उसकी शादी तय की तो उसने विरोध भी नहीं किया। उसे अनिच्छा थी, और साथ ही वो उस आदमी की वजह से आए ट्रॉमा से, जो उसके बचपन में था, परिवार से दूर जाना चाहती थी। इस क्रिटिकल मोमेंट पर, जब वो ग्रेजुएट होने वाली थी और तय की हुई शादी को पूरा करना था, उसे आयान मिला। आयान की अचानक फट पड़ी ताकत ने उसे दम घुटने जैसा महसूस कराया था। उसने अपने परिवार के बुजुर्गों में भी ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑरा कभी नहीं देखी थी। ये एकदम जीनियस था। उसके दिमाग में एक फ्रेज आया। हालांकि वो उम्र में बराबर थे, लेकिन उनकी स्किल्स में जमीन आसमान का फर्क था। आयान जरूर किसी सुप्रीम पावर का वारिस था। वो शायद शोरोन की सेकंड डिग्री वारिस थी, लेकिन एक ताकतवर फर्स्ट डिग्री वारिस की मदद से वो मौका ले सकती थी। तुझे लगता है कि तू जीत गई, वामिका शोरोन? जरूरी नहीं। मैं तेरे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करूंगी। लूना ने मन ही मन कसम खाए। 2 दिन और बीत गए। आयान मार्शल आर्ट्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था। हालांकि वो लूना से दूरी बनाए रखता था। उसे लूना का इरादा पता था। वो उसे जय के खिलाफ यूज करना चाहती थी। आयान को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो वैसे भी दुश्मन थे, और शायद एक दिन वो उसका बदला ले। उसने वाइस प्रेसिडेंट का रोल सिर्फ अपने दिल में थोड़े गिल्ट की वजह से लिया। हालांकि लूना ने पहले अटैक किया था, लेकिन उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। ये सच था कि उसने अपनी ताकत को कंट्रोल न कर पाने की वजह से लगभग उसे मार डाला था। उस जैसे सोशली अच्छे लड़के के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि उसने किसी को मार डाला। इसलिए उसने वाइस प्रेसिडेंट का रोल एक माफी के तौर पर लिया। जहां तक रिक्वेस्ट की बात थी, वो उसका मूड देखकर तय करेगा कि उसे करना है या नहीं।
इस दिन आयान को दीपक का फोन आया। एक एससीसी कोर मेंबर उससे मिलना चाहता था। वो पहले से ही ब्लू डायमंड होटल में पहुंच चुके थे। आयान ने दोपहर की छुट्टी ली और ब्लू डायमंड होटल चला गया। वो उस टॉप नॉच प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर पहुंचा जहां दीपक ठहरा था। खटखट। आयान ने 2 बार नॉक किया। दीपक ने तुरंत दरवाजा खोला। आयान, अंदर आ, दीपक ने विनम्रता से कहा। उसके पास विनम्र होने के अलावा कोई चारा नहीं था। आयान अभी एससीसी में बहुत फेमस था और आयान उसके लिए एक इज्जतदार शख्स था। आयान को एससीसी में इनवाइट करना उसका अब तक का सबसे अच्छा फैसला था। ये उसके लिए ग्रीन्स को इनहेरिट करने का एक स्टेपिंग स्टोन था। तुम बहुत मेहरबान हो दीपक, आयान ने कहा। फिर वो कमरे में घुसा। एक शख्स सोफे पर बैठा था। जब उसने आयान को अंदर आते देखा तो वो खड़ा होकर उसका अभिवादन करने लगा। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है आयान। मेरा नाम बलराम फिशर है, एससीसी कोर मेंबर। मैं दीपक का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जब तुमने ब्लू डायमंड होटल खरीदा था तब मेरे पास कुछ शेयर्स थे। बलराम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो आयान को गौर से देख रहा था। जवान, बहुत जवान। उसे हैरानी थी कि उसके सामने खड़ा ये जवान लड़का वाकई जय शेट्टी को हर्षनगर से भगा सकता था। और जय ने उस अपमानजनक हार के बाद अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। ये काफी था ये दिखाने के लिए कि ये जवान लड़का कितना डरावना था। आप बहुत मेहरबान हैं मिस्टर फिशर। आयान भी बोलते वक्त बलराम को गौर से देख रहा था। लगभग 30 की उम्र का, जेंटल और एलिगेंट लगता था, एक सज्जन पुरुष। जरूर लड़कियों का फेवरेट होगा। आयान को उसमें कोई सुपीरियर ऑरा नहीं लगा, बल्कि एक हल्की सी हवा जो बहुत कंफर्टेबल लग रही थी। तीनों बैठ गए। बलराम ने आयान के लिए एक कप चाय डाली और कहा, चाय ट्राई करो आयान। आयान मना नहीं कर सकता था तो उसने कप उठाया और एक घूंट लिया। चाय पीने के बाद एक मीठा आफ्टर टेस्ट था और थोड़ी सी खुशबू भी थी। वाकई बहुत अच्छी है, आयान ने बनावटी अंदाज में कहा। उसे चाय के बारे में कुछ नहीं पता था। जो कुछ भी उसने सीखा था वो टीवी से। वो एक गरीब लड़का था जो छुट्टियों में पार्ट टाइम जॉब करता था, तो उसने ऐसी हाई क्लास चाय कभी पी ही नहीं थी। उसने पहले ब्लैक टी और ग्रीन टी पी थी, लेकिन सबका टेस्ट लगभग एक सा था। उनमें ज्यादा फर्क नहीं था। अगर चाय के एक्सपर्ट्स को पता चलता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो शायद उनका दिमाग फट जाता। ये कोई आम चाय नहीं थी। इस चाय का सालाना प्रोडक्शन देश में लिमिटेड था और जो इसे पीने के लिए लकी होते थे वो बड़े बड़े लोग थे। सही कहा ना, और ये सब तुम्हारी वजह से है आयान कि मुझे आज ये चाय पीने को मिली। मैं अक्सर इसे पी नहीं पाता। बिग बॉस को पता था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं और उन्होंने खास तौर पर मुझे इसे तुम्हारे लिए लाने को कहा, बलराम ने मुस्कुराते हुए कहा। बिग बॉस कौन? एससीसी का फाउंडर। आयान के दिल में कुछ सवाल थे। उसने नहीं पूछा, लेकिन अगर दूसरी पार्टी इतनी कीमती चाय उसे ऑफर कर सकती थी तो ये सिर्फ एक जिक्र करने की बात नहीं थी। वाकई बहुत अच्छी है, आयान ने बनावटी अंदाज में 2 घूंट और लिए। आयान, उस दिन क्या हुआ था बता। हम सब बहुत क्यूरियस हैं। तुमने जय को ऐसा कैसे शर्मिंदा किया? दीपक ने बीच में टोका। बलराम ने चाय पीना रोक दिया और आयान की तरफ देखा। वो भी जानना चाहता था कि उस दिन क्या हुआ था। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है सच में। आयान ने उस दिन की बात को संक्षेप में बताया, लेकिन वो हिस्सा छोड़ दिया जहां उसने उंगलियों के एक झटके से तलवार तोड़ दी थी। उसे लगा कि अपनी तारीफ करना ठीक नहीं। तुमने पूरी सच नहीं बताया आयान। सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा कैसे छोड़ दिया? मैंने सुना है कि तुमने जय की तलवार को 2 उंगलियों से पकड़ा और सालों से उसके पास रही एलॉय तलवार को उंगलियों के एक झटके से तोड़ दिया। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, बलराम ने कहा। अगर उसे पता था तो मुझसे कहने को क्यों कहा? बड़े लोगों का दिमाग पढ़ना वाकई मुश्किल था। आप गलत हैं मिस्टर फिशर। सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा तो फैजल और मैक की फाइट थी।
मैंने तो बस आखिर में थोड़ा मसाला डाला, आयान ने विनम्रता से कहा। बलराम ने कुछ नहीं कहा। वो मैकहिल को जानता था, टाइगर रैंक का एक वेटरन फाइटर। हालांकि फैजल, जो आयान के साथ टाइगर रैंकर था, उसके बारे में उसने पहले नहीं सुना था। दो टाइगर रैंकर्स की फाइट जरूर इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन क्या मैकजय की एलॉय तलवार को उंगलियों के झटके से तोड़ सकता था? शायद नहीं। वो सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना मटेरियल था। यही वजह थी कि वो आयान को इतना वैल्यू करते थे। अगर ये सिर्फ एक टाइगर रैंक का एस्कॉर्ट होता तो वो इतना हंगामा ना करते कि एक कोर मेंबर जैसे उसे आयान से पर्सनली मिलने भेजते। जय भी अब तक चुप ना बैठा होता। वो इतना जवान था, फिर भी इतना डरावना ताकतवर, तो जरूर उसका बैकग्राउंड सुपीरियर होगा। मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स और टीवी शोज के उलट इस दुनिया में कोई अजीब एनकाउंटर्स नहीं होते जहां कोई अचानक कोई कल्टीवेशन टेक्निक पा ले और बेस्ट मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर ले, या फिर किसी सीनियर से स्किल्स पा ले और रातों रात दशकों की स्किल्स हासिल कर ले। वो सब बकवास है। एक इंसान की एबिलिटी को एक एक कदम प्रैक्टिस करके हासिल करना पड़ता है, और सिर्फ सबसे ताकतवर लोग ही आयान जैसे सुप्रीम जीनियस को तैयार कर सकते हैं। तीनों ने बैठकर छोटी मोटी बातें की, ज्यादातर आयान के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। आयान की दिखाई ताकत ने बलराम, जो एससीसी का कोर मेंबर था, को थोड़ा हैरान कर दिया था। उसे लगता था कि अगर उसका जय से मुकाबला होता तो उसके जीतने के चांस कम थे, और वो एससीसी के टॉप रैंकिंग कोर मेंबर्स में से एक था। ज्यादातर कोर मेंबर्स टी फैक्शन के 8 बड़े फाइटर्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। आयान को थोड़ा बोरियत हो रही थी। उसे ऐसे बड़े लोगों के साथ छोटी मोटी बातें करने की आदत नहीं थी। वो अभी भी खुद को बड़ा शख्स नहीं मानता था, लेकिन बाकी लोग ऐसा सोचते थे। जब उसे लगा कि टाइम हो गया, बलराम ने आयान से कहा, आयान, मैं इस बार सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आया, बल्कि बिग बॉस का एक मैसेज भी लाया हूं। आयान को पता था, उसे शुरू में ही शक था, जब बलराम ने बिग बॉस का जिक्र किया था, कि उसके और इरादे हैं। ओह, ये बिग बॉस कौन है? और वो क्या चाहते हैं? दीपक जानता है कि मैंने अभी एससीसी ज्वाइन किया है और मुझे इस फील्ड की ज्यादा जानकारी नहीं। आयान ने पूछा। बिग बॉस का नाम है चंदन जिमरमैन, एससीसी के 3 फाउंडर्स में से एक, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा इज्जत वाला। बलराम ने धीरे धीरे चंदन के इरादों को आयान को समझाया। सीधे तौर पर चंदन को आयान से एक फेवर चाहिए था, लेकिन वो फेवर क्या था और कब चाहिए था, ये अभी तय नहीं था, लेकिन अंदाजा था कि 6 महीने बाद। चंदन पहले टी फैक्शन के वसीम का दोस्त था और वो दोनों साथ में बड़े हुए थे। वो दोनों शकल में बड़े नाम थे और भाइयों जैसे थे। उन्होंने टी फैक्शन को साथ में बनाया था और दोनों का जलवा था। लेकिन एक औरत की वजह से उनकी भाईचारा पूरी तरह टूट गया। लिपिका लववुड, एक बहुत खूबसूरत औरत, एक ऐसी औरत जिसने अपने जमाने को हैरान कर दिया था। चंदन और वसीम, जो उस वक्त अपनी सक्सेस की ऊंचाई पर थे, दोनों को उससे एक साथ प्यार हो गया। लिपिका लववुड्स की सबसे छोटी बेटी थी, लेकिन उसकी जन्मजात बीमारी की वजह से कहा गया कि वो 18 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी, इसलिए उसे बाद में एक मास्टर ले गया। वो 22 साल की उम्र में कैपिटल सिटी लौटी और जैसे ही वो आई, कैपिटल सिटी की जवान जनरेशन में उसकी तारीफ होने लगी। यहां तक कि चंदन और वसीम, जो उस वक्त अपनी ताकत की ऊंचाई पर थे, वो भी इससे अछूते नहीं रहे। दोनों ने फेयर कंपटीशन करने का फैसला किया और ये तय किया कि लिपिका जिसे भी चुने, दूसरा हार मान लेगा। अगर लिपिका ने उनमें से किसी एक को चुना या किसी को नहीं चुना, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। लेकिन लिपिका ने दोनों के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उसे 10 साल के लिए फिर से जाना था। 10 साल बाद वो जवान जनरेशन में सबसे बेस्ट से शादी करेगी। बाद में चंदन टी फैक्शन की लीडरशिप पाने में नाकाम रहा और स्प्रिंगफील्ड चला गया, जहां उसने 2 हीरोज के साथ एससीसी बनाया, जिसने टी फैक्शन से पूरी तरह अलग 2 ताकतें बना दी।
चंदन को नहीं पता था कि लिपिका जवान जनरेशन में बेस्ट को कैसे जज करेगी। आज वसीम अकेले टी फैक्शन में आखिरी फैसला लेता था, लेकिन एससीसी में 3 अलग अलग अथॉरिटीज थीं, तो इस मामले में वो पहले से ही काफी हार चुका था। 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के करीब चंदन को उम्मीद थी कि आयान उसकी मदद कर सकता है। आयान की दिखाई ताकत और उसके पीछे की हिडन फोर्सेस को देखते हुए उसे यकीन था कि आयान उसका राइट हैंड मैन बन सकता है। आयान सारी सिचुएशन समझकर हैरान रह गया। चंदन ना सिर्फ एससीसी का फाउंडर था, बल्कि टी फैक्शन का भी फाउंडर था। 2 बड़े शख्स एक औरत के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ऐसा क्लिशे प्लॉट रियल लाइफ में भी होता है। उसे लगा था कि ऐसा सिर्फ टीवी ड्रामों में होता है। कैसी औरत थी जो 2 बड़े शख्सों को एक दूसरे के खिलाफ कर सकती थी? आयान को लिपिका की सूरत देखने की बहुत क्यूरियोसिटी थी। क्या वो सच में किसी अप्सरा जैसी थी? बलराम, क्या तुमने लिपिका को देखा है? कैसी औरत थी जो 2 बड़े शख्सों को अपने लिए एक दूसरे के खिलाफ कर सकती थी? आयान ने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछा। बदकिस्मती से मैं उस वक्त स्प्रिंगफील्ड में था। जब लिपिका कैपिटल सिटी में आई, वो ज्यादा दिन नहीं रुकी, तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। बहुत अफसोस है। बलराम को भी आयान की तरह लिपिका के बारे में उतनी ही क्यूरियोसिटी थी। जब कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो मैं मदद कैसे करूं? मुझे क्या करना चाहिए? आयान ने पूछा। पैनिक करने की जरूरत नहीं आयान। जवान जनरेशन में बेस्ट का कंपटीशन कुछ और नहीं, बल्कि पावर और एबिलिटी का कंपटीशन है। कौन जानता है, शायद लिपिका दोनों को फाइट करने को कहे और वो बिग बॉस का अपना बिजनेस होगा, जिसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आयान, हम बस हर हाल में तुम्हारी मदद मांग रहे हैं। कमाल, जब टाइम आएगा शायद उसे कुछ करना ही ना पड़े और वो लिपिका को देखने के साथ साथ 2 बड़े शख्सों की जंग भी देख सकेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। जब टाइम आए बस मुझे बता देना, आयान ने जवाब दिया। एससीसी के सीनियर मेंबर के तौर पर उसे बिग बॉस को कुछ इज्जत दिखानी थी और उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस आइडेंटिटी की जरूरत थी। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है आयान। अब से तुम एससीसी के कोर मेंबर हो। ये बिग बॉस का फैसला है। मैं बाद में तुम्हें कोर मेंबर के तौर पर तुम्हारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस की कुछ इंफॉर्मेशन भेजूंगा। हाई टियर मेंबर के उलट कोर मेंबर को एससीसी का सीनियर मेंबर माना जाता है और वो बड़े फैसलों में पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, क्या वो अभी कोर मेंबर बन गया? इतनी जल्दी? उसे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। आयान सच में कुछ पैसा खर्च करना चाहता था। उसके पॉइंट्स बढ़ नहीं रहे थे। प्रिया को भी पैसा खर्च करना नहीं आता था और ये उसे बहुत परेशान करता था। दीपक ने आयान को थोड़ा जलन भरी नजरों से देखा। कोर मेंबर, एससीसी के कितने हाई टियर मेंबर्स इस पॉइंट पर अटके थे? सच कहें तो उसे हाई टियर मेंबर बनने की प्रमोशन की ज्यादा परवाह नहीं थी। एक बिजनेसमैन के तौर पर हाई टियर मेंबर बनने के लिए इतनी मेहनत करना वथ नहीं था। लेकिन कोर मेंबर, वो उसका सपना था। चिराग ने क्यों जल्दबाजी में फाइट की, भले ही उसे पता था कि वो जय का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि 3 बॉसेज का ध्यान खींच सके, ताकि उसे कोर मेंबर बनने की प्रमोशन मिले। उसने गंभीर चोट या मौत का रिस्क भी उठाया। ये दिखाता था कि कोर मेंबर बनना कितना अट्रैक्टिव था। अगर वो कोर मेंबर बन जाता तो वो एससीसी की ताकत का यूज कर सकता था, क्योंकि ये कोर मेंबर का हक था। इससे उसके परिवार का क्राइसिस खत्म हो जाता और भले ही उसके दादाजी ना रहें, कोई भी सिंह परिवार या हर्षनगर पर हाथ नहीं डाल सकता था। अगर कोई ऐसा करता तो वो एससीसी के खिलाफ जाता, जो कोई करने की हिम्मत नहीं करता था। हाई टियर मेंबर्स को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। भले ही वो भी एससीसी मेंबर्स थे, लेकिन जब उनका परिवार मुश्किल में होता तो बाकी लोग उनके जख्मों पर नमक छिड़कते और उनका हिस्सा छीन लेते। एससीसी में इंटरनल स्ट्राइफ को बैन नहीं किया गया था। कमजोर हमेशा ताकतवर का शिकार होता है। यही सच था और टी फैक्शन का भी यही तरीका था।
एससीसी के हर मेंबर ने भाईचारा नहीं बनाया था। कई तो एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने का इंतजार कर रहे थे। सिर्फ टी फैक्शन का सामना करने पर ही वो एकजुट होकर कॉमन दुश्मन से लड़ते थे। ये 3 बॉसेज का बनाया नियम था। आयान ने एससीसी ज्वाइन किए कितना वक्त हुआ था, और वो पहले से ही कोर मेंबर बन गया था। अगर ये बात बाहर गई तो कई हाई टियर मेंबर्स जो इस लेवल पर अटके थे, जलन से मर जाएंगे।